आज हम शुरू करेंगे 2026-27 वाले बैच के लिए हिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें हम लोग हिस्ट्री की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब ये जो चैप्टर है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। ये सभ्यता आज से तकरीबन 4,500 साल पहले जो इलाका अभी पाकिस्तान में है उस रीजन में कहीं शुरू हुई थी, इंडस नदी के किनारे। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में ये चीज़ें बताई गई है कि सिविलाइजेशन कैसे फ्लॉरिश हुई, इसके नगर कैसे बसाए गए, उनका आर्किटेक्चर प्लान क्या था, और फिर इसका फाइनली डिक्लाइन कैसे हुआ, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो हम उन सारी चीज़ों को वन बाय वन क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे। तो डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नॉन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, इन तीनों नामों से पुकार सकते हैं। इट स्टार्टेड फ्लोरिशिंग अलॉन्ग रिवर इंडस नाउ इन पाकिस्तान एट अराउंड 2600 BCE। इसमें आपको ये टाइम पीरियड याद रखना है। इस सिविलाइजेशन की शुरुआत 2600 BC में हुई थी और इंडस नदी के किनारे, और जो रीजन था जहां पर ये सिविलाइजेशन बसाई गई थी वो रीजन फिलहाल पाकिस्तान में है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यानी कि इस सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज से भी जोड़ा जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन सी एज में थी, तो आपका आंसर होगा ब्रॉन्ज एज। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवरी स्टार्ट करी थी, एक्सकवेशंस किए गए उस रीजन में, तो जो सबसे पहला नगर उन्हें मिला था वो था हड़प्पा। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हो गया, बिकॉज ये इंडस नदी के किनारे थी, लेकिन हड़प्पा वो पहला शहर था जो हमें मिला था। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नॉन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इट इज एन अर्बन सिविलाइजेशन, यानी कि ये एक शहरी सिविलाइजेशन है। यहाँ पे शहर बसाए गए थे, इनफैक्ट हम उसको नगर कह सकते हैं। हड़प्पा, मोहेंजोदाड़ो, ये इसके सबसे फेमस नगर हैं। इट्स राइटिंग इज नॉट डिसाइफर्ड। हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान लोग लिखा करते थे, उनकी अपनी एक स्क्रिप्ट थी, लेकिन उस स्क्रिप्ट को आज तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए, यानी कि वो लोग जिस स्क्रिप्ट का यूज़ करके लिखते थे हम अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं। आफ्टर 1900 BC मोस्ट ऑफ द साइट्स वर अबेंडन्ड ड्यू टू सम रीजंस। अब ये जो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, इसकी शुरुआत हुई 2600 BCE में, लेकिन कुछ समय बाद अराउंड 1900 BC में इस सिविलाइजेशन के ज़्यादातर नगरों में लोगों ने रहना छोड़ दिया। वो किसी वजह से इस पूरी साइट को अबेंडन करके छोड़कर चले गए, और उसके पीछे का रीज़न हमें नहीं पता। सारी पॉपुलेशन जो इस सिविलाइजेशन वाले रीजन में रहा करती थी, उन्होंने अचानक से शिफ्ट कर लिया, और ये शिफ्ट उनका बाद में ईस्ट इंडिया की तरफ कुछ हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार आज जहाँ पर मौजूद है। लेकिन हड़प्पा जैसे नगर अगर उन्होंने बसाए थे, तो उन्होंने इतने सुंदर नगर को क्यों छोड़ के, इसका कोई रीज़न अभी तक मालूम नहीं है। बाय 1900 BC मेजर पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन एंडेड, यानी जिसकी भी हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो 2600 से लेकर 1900 तक वाले पीरियड में ही है, यानी अराउंड 700 ईयर्स का ये जो एक पीरियड है, इसी पीरियड के दौरान ये सिविलाइजेशन एकदम पीक पर थी, और उसके बाद तो ये सिविलाइजेशन तकरीबन खत्म हो गई थी, इसका डिक्लाइन शुरू हो गया था। ये कुछ फैक्ट्स है जो इसके बारे में बताए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मकान कुछ इस प्रकार से दिखा करते थे, कुछ इस प्रकार का ये रीजन हुआ करता था। अब हम डायरेक्टली इसके जो चैप्टर में आपको बुक में दिए गए पॉइंट्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का पीरियड क्या है। अब देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी ये जो पूरी सिविलाइजेशन है इसके 3 पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट है अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन या अर्ली हड़प्पन पीरियड, फिर उसके बाद में है मैच्योर हड़प्पन पीरियड, और फिर है लेट हड़प्पन पीरियड। और इसमें से जो हमारा पॉइंट ऑफ फोकस होगा वो होगा मैच्योर हड़प्पन पीरियड, यानी जब हड़प्पा का कल्चर अपने एकदम पीक पर था, जब हड़प्पा के नगर पूरी तरीके से विकसित हो चुके थे, जब वहाँ का कल्चर पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था, वो था मैच्योर हड़प्पन कल्चर। लेकिन मैच्योर हड़प्पा वाले पीरियड के स्टार्ट होने से पहले भी वहाँ पर कुछ गांव हुआ करते थे, वहाँ पर कुछ
सेटलमेंट्स हुआ करती थी उसको हम अर्ली हड़प्पन कल्चर में शामिल करते हैं। और मैच्योर हड़प्पा के डिक्लाइन होने के बाद में भी वहाँ पर कुछ सेटलमेंट्स आगे तक रहीं, उनको हम लोग लेट हड़प्पन कल्चर में लेते हैं। तो जो मेन पीरियड है वो है मैच्योर हड़प्पन कल्चर का पीरियड, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो है 2600 BC से लेकर 1900 BC तक। लेकिन इससे पहले वाला जो पीरियड था बिफोर 2600 BC ही हम उसको अर्ली हड़प्पन कल्चर में लेंगे, और 1900 BC के बाद वाला जो पीरियड था उसको हम लोग लेट हड़प्पन कल्चर में लेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग मैच्योर हड़प्पन कल्चर वाले पीरियड को ही स्टडी करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर। इस चैप्टर की एनसीईआरटी जो बुक है उसमें से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो अब तक बोर्ड में पूछे गए हैं और इस साल पूछे जाने की जिनकी संभावना है, उन सब के आंसर्स मैंने प्रॉपर्ली आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास में रख सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बनता है वो है डिफाइन द सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज ऑफ हड़प्पन्स अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब वहाँ पर रिसर्च करी, अपनी स्टडी करी, तो उन्होंने वहाँ पर रहने वाले लोगों की सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज को स्टडी किया। सबसिस्टेंस का मतलब होता है जीवन यापन करना, जिंदा रहना। आप अगर सरवाइव करना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो, तो आपको कुछ खाना पीना पड़ेगा, आपको कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी, उन्हें हम सबसिस्टेंस की एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो लोग इस रीजन में रहा करते थे वो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए क्या कुछ किया करते थे वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, द सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज ऑफ हड़प्पन्स आर डिस्क्राइब्ड बाय टू टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। तो वहां पर दो प्रकार के आर्कियोलॉजिस्ट ने काम किया। पहले तो वो आर्कियोलॉजिस्ट थे जो मोस्टली बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब जिन्होंने वहाँ के प्लांट रिमेन्स को स्टडी किया, वो लोग एग्रीकल्चर में कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करते थे, यानी बेसिकली बोटनी वाली चीज़ें उन्होंने स्टडी करी थी। तो उन आर्कियोलॉजिस्ट को बोला गया आर्कियो बॉटनिस्ट्स। तो और दूसरी प्रकार के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो थे आर्कियोजूलॉजिस्ट, जिन्होंने जूलॉजी यानी वहाँ के जानवर जो थे, वहाँ की जो एनिमल स्पेशीज थी, उनको स्टडी किया। तो आर्कियोबॉटनिस्ट जो लोग थे उन्होंने जब अपनी स्टडी करी तो उन्होंने हमें कुछ पॉइंट्स बताए, जैसे कि उनका कहना था द हड़प्पन्स एट ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। आर्कियोबॉटनिस्ट का कहना था कि हड़प्पा में रहने वाले लोग कई प्रकार के प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया करते थे, जिनमें से एक चीज़ फिश भी थी, यानी वो लोग फिश को खाते थे, उसे कंज्यूम करते थे, उनको फिश नोन थी। फिर आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट जब उस इलाके में जाके रिसर्च करते हैं तो ऑब्वियसली उनको उस जमाने के पेड़ या फिर उस जमाने की क्रॉप्स तो अब मिल नहीं सकती, तो उनको अक्सर खुदाई के दौरान चार्ड ग्रेन्स मिलते हैं, यानी कि वो ग्रेन्स यानी वो अनाज के दाने या सीड्स यानी कि बीज जो मिट्टी में कहीं दबे रह गए, ऑब्वियसली अब वो डिके हो चुके हैं, उनको लैब में ले जाकर स्टडी किया जाता है। तो इस प्रकार के पुराने जो सीड्स हैं या चार्ड स्थिति में जो हमें ग्रेन्स मिले, उन्हीं को लैब में स्टडी करके वो ये पता लगा पाए कि उन लोगों की डाइटरी प्रैक्टिस यानी कि उनकी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल थी। इस बेस पर हमें ये पता चला कि कौन कौन से ग्रेन्स हड़प्पन्स यूज़ करते थे। वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सेसमे। वीट यानी कि गेहूं, बार्ले, जो, लेंटिल्स यानी कुछ दालें, या चिकपी यानी कि चना, और सेसमे यानी कि तिल। ये कुछ ऐसी क्रॉप्स है जो उनको नोन थी, वो इनको ग्रो किया करते थे। इनफैक्ट मिलेट्स यानी कि बाजरा भी हमें गुजरात की कुछ साइट्स में मिला है, यानी कि हड़प्पन रीजन में रहने वाले लोग इन चीज़ों को जानते थे। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वो लोग राइस कंज्यूम करते थे, तो यस, फाइंड्स ऑफ राइस भी है, लेकिन वो रिलेटिवली रेयर है, यानी कि चावल कोई ज़्यादा बड़ी मात्रा में जगह जगह पर नहीं मिला, बट यस उनको राइस नोन था, हम ये कह सकते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं आर्कियोजूलॉजिस्ट। इन्होंने केवल एनिमल्स को स्टडी किया और इनका ये कहना था कि उन लोगों को कौन कौन से एनिमल्स नोन थे। कैटल, मवेशी जो घास चरते हैं वो जानवर, शीप, गोट्स, बफेलो और यहाँ तक कि पिग्स, और वो इनको डोमेस्टिकेट करते थे, यानी कि इनको पालतू बनाकर रखा जाता था। यानी कि हड़प्पन्स के डोमेस्टिक एनिमल्स में कैटल, शीप, गोट्स, बफेलो और पिग्स थे। इसके अलावा कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी पाए गए जिनके बारे में भी यहाँ बताया गया, सच एज बोर, डियर एंड घड़ियाल। तो ये कुछ एनिमल्स हैं
जो वाइल्ड स्पीशीज में हैं और ये कुछ एनिमल्स हैं जो डोमेस्टिकेटेड थे। अब हमें इनकी बोन्स मिली और वो भी बहुत सारी हड़प्पन साइट्स में। तो जब उनकी बोन्स को लैब में स्टडी किया गया तो पता चला कि कौन कौन से एनिमल्स उनको नोन थे। इसके लिए हमें फिश एंड फाउल भी मिल चुका है, यानी कि उन लोगों को, एक तो फिश, वो तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि ये लोग फिश को कंज्यूम किया करते थे, और फाउल ये एक प्रकार का पक्षी होता है, शिकार पक्षी, जिसका लोग पहले काफ़ी शिकार किया करते थे, वो भी हमें वहाँ पर मिल चुका है। तो ये सारे आर्कियो बॉटनिस्ट और आर्कियो जूलॉजिस्ट के पॉइंट्स है जो सबसिस्टेंट स्ट्रेटेजी में काउंट हो सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है, हाउ कैन यू प्रूव दैट प्लोइंग वाज नोन टू हड़प्पन्स। हड़प्पा के लोगों को प्लोइंग नोन था, ये आप कैसे प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे ये वर्ड देखिए, ये वर्ड है प्लोइंग। प्लोइंग का मतलब होता है खेत को जोतना, यानी कि वहाँ पर हल चलाना। प्लाउशेयर एक प्रकार का हल होता है जिसके आगे एनिमल्स को लगाया जाता है, जैसे कि बैल को, और फिर उससे खेत को जोता जाता है। इससे थोड़ा ह्यूमन एफर्ट कम हो जाता है। हम अगर वही सारी मेहनत हाथ से करेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा, तो हम उसके लिए हल का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एक टेराकोटा का मॉडल है जो हमें वहाँ पर मिला था। उस बेस पर हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताया। अब देखिए, वो लोग हल चलाते थे खेतों में, वो हल बनाना और चलाना जानते थे। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। वी कैन से दैट प्लोइंग वाज नॉन टू हड़प्पन्स थ्रू द फॉलोइंग एविडेंस। दो बड़े एविडेंस हमें इस चीज़ के लिए मिले। सबसे पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स और दूसरा है टेराकोटा मॉडल ऑफ बुल। ये दो चीज़ें इस बात को प्रूव करती है कि उन्हें हल चलाना आता था। पहली चीज़ है रिप्रेजेंटेशन ऑन सील, यानी कि हमें वहाँ पर हड़प्पा वाले रीजन में उस जमाने की कुछ सील मिली, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो सील है, इस सील के अंदर एक बुल आपको दिख रहा है। अब वो इस बुल का, इस बैल का क्या यूज़ कर सकते हैं। बुल का यूज़ ज़्यादातर अपनी ताकत के लिए होता है और उसका यूज़ ज़रूर वो लोग हल में किया करते होंगे, यानी कि इस बैल को हल में लगाया जाता होगा और फिर उससे हल चलाया जाता होगा। तो सील में बुल का होना हमें ये बताता है कि उनको बुल नोन था और बुल का एक ही काम है और वो है खेती में हल के लिए उसको जोतना। और दूसरी चीज़ है इस प्रकार का टेराकोटा मॉडल। टेराकोटा बेसिकली फायर्ड क्ले होती है, ये एक प्रकार की मिट्टी ही होती है जिसको मजबूत बनाने के लिए भट्टी में पकाया जाता है। तो टेराकोटा का बना हुआ हमें इस प्रकार का एक प्लाव भी मिला था। अगर आप देखेंगे तो ये खिलौना हो सकता है जिसमें आगे दो बैल लगे हुए हैं और आप ये देखेंगे तो ये प्लाव की शेप है और यहाँ पर पीछे एक कार्ट व्हील है। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक टॉय है तो ये एक टॉय। लेकिन अगर वो लोग इस प्रकार के टॉय बनाते थे तो ऑब्वियसली ये कोई कॉमन ऑब्जेक्ट रहा होगा। ज़्यादातर हम लोग कॉमन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही तो टॉयज बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लाव है ये कॉमन ऑब्जेक्ट था, यानी कि उस वक्त लोगों के पास में आम तौर पे इस प्रकार के हल होते थे। तो वो इसका क्या यूज़ करेंगे, इसका यूज़ जरूर वो खेती में करते होंगे। तो दो बातें हमें यहाँ पर प्रूव हो गई, एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स और एक टेराकोटा मॉडल ऑफ बुल से ये इंडिकेट होता है कि बुल इनको नोन था और आर्कियोलॉजिस्ट क्लेम करते हैं कि वो इस बुल का या ऑक्सन का यूज़ प्लाउइंग में ही करते होंगे। फिर इसके बाद में टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाव हैव आल्सो बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड बनावली। आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर हमें टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव मिले थे। हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ बुल भी मिला है और प्लाव भी मिला है, यानी कि हल भी मिला और बैल भी बना हुआ मिला। तो ये हमें कहाँ पर मिला है प्लाव, चोलिस्तान और बनावली नाम की दो साइट्स के ऊपर। दे ऑल्सो फाउंड एन एविडेंस ऑफ ए प्लाउड फील्ड एट कालीबंगान। इसके अलावा राजस्थान में जो एक हड़प्पा की साइट है कालीबंगान में, वहाँ पर तो हमें एक पूरा का पूरा फील्ड मिला, एक खेत मिला जिसके ऊपर हल चलाया जाता होगा। तो ये कुछ बातें प्रूव करती हैं कि उन लोगों को प्लोइंग नोन थी। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में अब हम लोग आते हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शहरों की नगर स्थापत्य कला, यानी कि उनके आर्किटेक्चर के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक पिक्चर दी है। ये पिक्चर मोहनजोदाड़ो का मैप है। हमने जैसा ऑलरेडी डिस्कस किया था, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो मुख्य नगर पाए गए थे, एक था हड़प्पा और एक था मोहनजोदाड़ो।
ये दोनों ही बड़े शहर थे। वैसे देखा जाए तो मोहेंजोदारो सबसे बड़ा था, इनफैक्ट सबसे मैग्निफिसेंट डिस्कवरी थी, लेकिन हड़प्पा पहले मिला, इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, बट इसका सबसे बड़ा शहर मोहेंजोदारो था। तो मोहेंजोदारो नाम का जो शहर है वो कुछ इस प्रकार से दिखा करता था। यहाँ पर सिंधु रिवर आपको बहते हुए दिख रही है। इस नदी के किनारे इस शहर को बसाया गया था और आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़े इलाके में है। यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा का पूरा मोहेंजोदारो का नगर है, इसको दो भागों में बांटा हुआ देखा जा सकता है। एक तो है ये वाला इलाका, यहाँ पर इस रीजन को हम लोग बोलते हैं अपर सिटी, ओके, या फिर आप इसको कह सकते हैं एक प्रकार से सिटाडेल, जो नाम यहाँ पर बुक में भी यूज़ किया गया, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो ये एक शहर का पार्ट है, ये अपर सिटी है। अपर सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा ऊंचाई पर बसा हुआ था, साइज में छोटा था, स्मॉलर था और ऊंचाई पर बसा था, तो हमने इसको नाम दे दिया अपर सिटी। और वहीं इस अपर सिटी के बाहर अगर आप देखोगे तो इतने बड़े रीजन के अंदर ये जो पूरा का पूरा नगर बसा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं लोअर टाउन, ओके। ये अपर टाउन है, ये लोअर टाउन या लोअर सिटी है। इसमें बहुत सारे घर बने हुए हैं, सेटलमेंट्स हैं और यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या रह सकती है। ये साइज में बड़ा है लेकिन ये लोअर है, यानी कि ये थोड़ा नीचाई पर बसा हुआ था, ये ऊंचाई पर बसा हुआ था, इसलिए इसका नाम अपर टाउन और लोअर टाउन हो गया। इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारी बिल्डिंग्स के अराउंड वॉल है। अब आप देखेंगे तो अपर सिटी के अराउंड भी एक वॉल देखने को मिलती है। एट द सेम टाइम इन्होंने शायद सुरक्षा के लिए लोअर सिटी के अराउंड भी एक वॉल कंस्ट्रक्ट करी थी। तो मोहेंजोदारो का जो शहर था वो कुछ इस प्रकार दिखा करता था। अब अगर हम बुक के मैप की बात करेंगे तो आपकी बुक में ऐसा मैप दिया गया है। तो जो मैप अभी हमने यहाँ पर देखा, एग्जैक्टली वैसा ही मैप इन्होंने लेआउट प्लान की तरह यहाँ पर भी आपको दिखाया है। अब आप देखिए, जैसे अभी हमने बोला था कि एक जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं अपर टाउन। ये हिस्सा साइज में छोटा है और बाकी हिस्से से थोड़ा ऊंचाई पर बसा हुआ है, इसको हम लोगों ने नाम दिया सिटाडेल। और वहीं पर दूसरा हिस्सा जो साइज में बहुत बड़ा है लेकिन थोड़ा लोअर बसा हुआ है, इसको हमने नाम दे रखा है लोअर टाउन। तो लोअर टाउन साइज में काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स पाई गई थी और सिटाडेल साइज में थोड़ा छोटा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, हाउ कैन यू प्रूव दैट मोहेंजोदारो वाज ए प्लान्ड अर्बन सेंटर। मोहेंजोदारो का जो नगर था, इसको प्लानिंग करके एक नगर के तौर पे बसाया गया था, आप ये कैसे प्रूव करोगे। और हो सकता है क्वेश्चन को यूँ पूछ ले कि इसके आर्किटेक्चर को डिफाइन करो। तो दोनों ही क्वेश्चंस में आपको सेम पॉइंट्स लिखना है। अब देखिए इसका आंसर क्या है। मोहेंजोदारो को हम दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सिटाडेल जो स्मॉलर है लेकिन हायर है, लोअर टाउन जो कि लार्जर है साइज में लेकिन लोअर है। तो ये दो हो गए। अब इन दोनों को अगर हम आगे पढ़ेंगे तो देखिए ये कहता है द सिटाडेल ओव्स इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड एंड ब्रिक प्लेटफॉर्म। अब सिटाडेल ऊंचाई पर कैसे है, क्योंकि जमीन का लेवल तो ऑब्वियसली सेम रहा होगा पूरे नगर का, तो सिटाडेल ऊंचाई पर कैसे हुआ। इसका आंसर यह है कि सिटाडेल की हाइट वहाँ पर मड और ब्रिक प्लेटफॉर्म की वजह से है, यानी कि वहाँ पर मिट्टी ईंटों का यूज़ करके प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे। एक प्रकार से उनको एक नींव का सपोर्ट देकर ऊंचाई पर लिया गया था। ऑल्सो सिटाडेल वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। इसके अलावा एक पॉइंट और नोटिस करने वाला यह है कि सिटाडेल और लोअर टाउन आपस में सेपरेटेड था, यानी ये एरिया मिक्स नहीं होता। हो सकता है कि सिटाडेल में कभी कोई अथॉरिटी रही होगी, कोई किंग्स रहे होंगे, तो उन्होंने अपने आप को पूरे शहर से फिजिकली सेपरेट कर रखा था। जैसे कि आमतौर पे होता है ना, अभी हम कई शहरों में देखते हैं कि जो किला बना हुआ होता है वो बाकी पूरे शहर से या तो ऊंचाई पर होता है लेकिन वो एटलीस्ट फिजिकली सेपरेट ज़रूर होता है, यानी कि पूरा शहर एक तरफ और किला एक तरफ नजर आता है। तो यही पॉइंट यहाँ पर भी दिया गया है कि सिटाडेल फिजिकली सेपरेट था लोअर टाउन से और उनके बीच में एक वॉल, दीवार बनी हुई थी। Several buildings were built on platforms which served as foundations. It shows that the settlement was first planned and then implemented. वहाँ पर ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो थी वो एक प्लेटफॉर्म पर बनी हुई थी, यानी कि उनको ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई देने के लिए ईंटों की और पत्थरों की सहायता से नींव भर के काफ़ी ऊपर उठाया गया था और फिर उसके बाद में ऊपर मकान बने थे। अगर आप कभी भी कोई घर बनाने से पहले उसकी नींव भरते हो, उसकी फाउंडेशंस डालते हो, उसको एक ज़मीन से ऊपर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाते हो पत्थरों का, तो ऑब्वियसली आप घर की प्लानिंग पहले करोगे, फिर उसके बाद में ही तो उसे इंप्लीमेंट करोगे। कभी भी
ऐसा थोड़ी होता है कि घर पहले बन गया हो और घर का प्लेटफॉर्म या फाउंडेशन बाद में डाली गई हो। पहले फाउंडेशन डलती है, फिर उसके बाद में घर खड़ा होता है। तो यही चीज़ तो प्लानिंग को बताती है कि सेटलमेंट को प्लान पहले करा है और इम्प्लीमेंट बाद में करा है। इसके अलावा हमें वहाँ पर प्लानिंग में और भी कई चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि हमें वहाँ पर ब्रिक्स यानी कि ईंटें मिली। अब ईंटें दोनों प्रकार की थी, यानी सन ड्राइड भी थी, कुछ तो धूप में सुखाई हुई थी और कुछ भट्टी में पकाई हुई भी थी। और वो सारी ईंटें जो हमें मिली सब एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो की थी, यानी कि पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में जहाँ पर भी ईंटों का प्रयोग हुआ वो सब ईंटें एक ही यूनिफॉर्म साइज की थी। और उनकी साइज भी बताई गई हमें, उनका लेंथ ब्रेड्थ जो है 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट रेस्पेक्टिवली, यानी एक ईंट की जो हाइट है उस हाइट की डबल तो होगी उसकी चौड़ाई और उसकी 4 टाइम्स होगी उसकी लंबाई, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 4:2:1 का रेशियो मेंटेन किया गया है। यानी कि अगर ये उसकी, देखिए यहाँ पे दिखा है जैसा कि अगर ये उसकी हाइट है तो ये उसकी ब्रेड्थ होगी और ये उसकी लेंथ होगी। और पूरे हड़प्पा में हमें यही रेशियो देखने को मिला है ब्रिक्स का। इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि इन ब्रिक्स को एक जगह पर पहले बनाया गया था, फिर बाद में इनका इस्तेमाल किया गया। और ये तभी संभव है जब आप पहले सारी प्लानिंग करते हो और फिर उसके बाद में प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हो। इसके अलावा देखिए, रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग एन अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न। वहाँ पे जो भी गलियाँ थी, सड़कें थी, रोड्स एंड स्ट्रीट, उन सबको एक ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया। ग्रिड पैटर्न का बेसिकली आप मतलब कुछ यूं समझ सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी, यानी कि रोड्स और स्ट्रीट्स, कुछ रोड्स और स्ट्रीट्स ऐसे थी और कुछ ऐसे थी। उनमें जो नालियां पाई गई थी वो हर एक घर से कुछ इस प्रकार निकला करती थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रीट विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज वर बिल्ट। पहले इन्होंने गलियां निकाल दी सारी की सारी और फिर उसके बाद में जगह पर इन्होंने अपने मकान बनाए। और ये सब के सब राइट एंगल पर इंटरसेक्ट होते हैं। देखिए जैसे ये इस प्रकार यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, इस प्रकार इसको ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है, जो गंदा पानी है नालियों का, उसके लिए इन्होंने स्ट्रीट ड्रेन्स बनाई थी। यानी कि हर घर से एक नाली निकलती है जो गली के अंदर एक नाली है उसमें जाकर मिक्स होती है और फिर ये बड़ी वाली नाली आगे जाकर कहीं पर गिरा दी जाती है। एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग ए स्ट्रीट। अगर आप ये चाहते हैं कि हर घर से एक ड्रेन निकले तो उसके लिए हर घर की कम से कम एक दीवार तो सड़क पर खुलनी चाहिए। अगर आप एक घर के चारों ओर घर बना देंगे तो फिर जो घर बीच में रह जाएगा उसकी ड्रेन कहाँ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे हर घर से एक नाली निकलती हुई हमें मिली है, एक ड्रेन है। इसका मतलब कि उन्होंने पहले पूरी प्लानिंग कर ली थी और हर घर की कम से कम एक दीवार सड़क की ओर खुलती थी जहाँ से ड्रेन कनेक्ट होता था। तो इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि इन लोगों ने ये सारी प्लानिंग पहले की थी। तो ये पॉइंट्स प्रूव करते हैं कि ये एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था। इसीलिए कहा जाता है कि मोहेंजोदारो वाज द फर्स्ट प्लान्ड अर्बन सेंटर। अर्बन है क्योंकि ये शहरी इलाका है, नगरीय इलाका है, यहाँ पे नगर बसाया गया था। और प्लान्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी प्लानिंग उन्होंने इसकी पहले ही कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर फाउंड इन द अर्बन सेंटर ऑफ मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो के अर्बन सेंटर में चलते हैं, जो इसका नगर वाला इलाका है। वहाँ पर हमें जो भी घर मिले थे उनका आर्किटेक्चर प्लान क्या था, उनको किस तरीके से बनाया गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक हमने छोटा सा प्लान भी दिया हुआ है। वहाँ के घर कुछ इस प्रकार से दिखा करते थे। ये घर का एंट्रेंस डोर है जो बीच में नहीं है, थोड़ा सा साइड में है। यहाँ से आप एंटर होगे और यहाँ पर बीच में कहीं पर एक कोर्टयार्ड हुआ करता है, घर का आंगन या घर का चौक कह सकते हैं हम उसे। और उसके चारों ओर रूम्स बनाए जाते थे। तो घर के सेंटर में कोर्टयार्ड है, फिर उसके चारों ओर रूम्स बनाए गए हैं। कई घरों में हमें सीढ़ियाँ भी मिली है जो ऊपर छत पे या फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाती है और ये घर का एंट्रेंस है। तो इस प्रकार ये इसका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है। अब इसको समझते हैं। देखिए ये कह रहा है कि द लोअर टाउन एट मोहेंजोदारो प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। एक बात ध्यान रखना, अपर टाउन और लोअर टाउन में से जो लोअर टाउन वाला इलाका है वहाँ पर हमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मिली है, यानी कि आम लोगों के रहने के घर हमें कहाँ मिले, लोअर टाउन में। और उनके फीचर्स क्या थे, देखिए सबसे पहला, मैनी वर सेंटर्ड ऑन ए कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड्स। जैसा मैंने आपको बताया, सेंटर में कोर्टयार्ड, उसके चारों ओर रूम्स।
द कोर्टयार्ड वर प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, हो सकता है कि उनके दिन भर के कामों का मुख्य केंद्र ये कोर्टयार्ड रहता होगा, जहां पर सब लोग बैठकर या तो कुकिंग किया करते होंगे या कपड़ों की बुनाई वीविंग किया करते होंगे, और खास तौर पे हॉट वेदर में, क्योंकि कोर्टयार्ड थोड़ा खुला रहता है, वहां पे हवा का उनको अच्छा सिस्टम मिल जाता था, तो हो सकता है हॉट वेदर में ये सब लोग कोर्टयार्ड में बैठकर ही कुकिंग या वीविंग करते होंगे। अब इस आर्किटेक्चर में हमें एक चीज खास देखने को मिलती है, वो है कंसर्न फॉर प्राइवेसी। ये लोग अपनी निजता को लेकर यानी अपनी प्राइवेसी को लेकर बड़े कंसर्न्ड थे, इसके लिए उन्होंने कई सारे काम किए, जैसे देयर वर नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल। जो भी घर ग्राउंड लेवल के ऊपर है उसमें कोई भी विंडो नहीं होती थी। अगर मान लीजिए आप ग्राउंड लेवल की दीवार में विंडोज रखेंगे तो बाहर स्ट्रीट से जाने वाला कोई भी व्यक्ति घर के अंदर झांक सकता है, तो इसीलिए ग्राउंड लेवल पर विंडोज नहीं थी, फर्स्ट फ्लोर पे हो सकती हैं। The main door does not give a direct view of the interior of the courtyard। जो इनका मेन डोर है घर में एंटर होने का, उससे कभी भी डायरेक्ट व्यू नहीं मिल सकता घर के अंदर का, यानी कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर अंदर भी देखेगा तो उसको कुछ नहीं दिखेगा। वाई? बिकॉज ये जो गेट है मेन गेट, इस मेन गेट के सामने भी एक दीवार हुआ करती थी और फिर आप अंदर की ओर एंटर हो सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर बाहर खड़ा होकर देखूंगा भी तो मुझे सामने एक छोटा सा रूम नजर आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा। फिर आपको एंटर होने के बाद में आगे बढ़ने जाना पड़ेगा, तब आपको दूसरे रूम्स और कोर्टयार्ड दिखेगा। तो बाहर से गुजरने वाला व्यक्ति अगर गेट के अंदर झांकता भी है तो उसे कुछ नहीं दिखेगा। अब ऐसा शायद इसीलिए किया होगा बिकॉज वो अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत कंसर्न थे। फिर एवरी हाउस हैड इट्स ओवन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स। हर एक घर में अपनी खुद की बाथरूम थी जिसको ब्रिक्स से यानी कि ईंटों से बनाया गया था, और हर बाथरूम से ड्रेन्स निकलते थे जो एक दीवार के सहारे सहारे होते हुए घर के बाहर यानी स्ट्रीट की ड्रेन्स में जाकर खाली होते थे। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेस। कई सारे घर तो ऐसे हैं जिसमें हमें सीढ़ियां भी मिली है ताकि हम सेकेंड स्टोरी यानी कि दूसरी मंजिल या रूफ पर जा सके। और बहुत सारे घरों में तो कुएं भी थे, और ये कुएं कुछ इस प्रकार बनाए गए थे कि बाहर से कोई पासर बाय यानी वहीं से गुजरने वाला कोई व्यक्ति अगर उसे पानी की जरूरत हो तो उसे घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है, घर के पास में से ही, मतलब जहां पर जिस कमरे में वो कुआं बनाते थे उस कमरे का एक गेट बाहर सड़क पर सीधा खुलता था, तो कोई व्यक्ति उसी गेट से एंटर होकर कुएं का पानी यूज कर सकता है और वहीं से बाहर निकल जाता है, उसको बाकी घर में एंटर होने की या देखने की जरूरत तक नहीं लगेगी। तो ये कुछ चीजें थी जो वहां के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द अपर टाउन विच वॉज ऑल्सो नॉन एज द सिटाडेल। हमने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस करी कि जो अपर टाउन है छोटा वाला उसको हम लोग सिटाडेल कहा करते थे। डिस्क्राइब द टू फेमस स्ट्रक्चर्स। उस सिटाडेल वाले रीजन में हमें दो स्ट्रक्चर्स मिले जो आपको बुक में दिए गए हैं, उन दोनों स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करना है। तो देखिए इस सिटाडेल वाले रीजन में हमें स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए बने हुए स्ट्रक्चर्स मिले। याद रखना लोअर टाउन में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मिली और अपर टाउन के अंदर यानी कि सिटाडेल में हमें केवल स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए बिल्डिंग बनी, यहाँ पे आम लोगों के लिए घर नहीं मिले। अब ये जो दो बड़ी चीजें हमें मिली है स्ट्रक्चर्स, उसमें से एक तो है वेयर हाउस और दूसरा है द ग्रेट बाथ। अब वेयर हाउस हमें जब मिला आज की तारीख में तो वो कुछ इस प्रकार का नजर आता हुआ है। अब देखो इसकी खासियत क्या है, इट इज ए मैसिव स्ट्रक्चर, साइज में बहुत बड़ा था ये। द लोअर ब्रिक पोर्शंस रिमेन एट द साइट। अब ये जो वेयर हाउस की जगह हमें मिली है इसमें उसका नीचे वाला जो ब्रिक वाला हिस्सा है ईंटों वाला, ये तो हमें आज भी खड़ा हुआ मिला, लेकिन उसका अपर पोर्शन हमें नहीं मिला। अब उसकी कुछ वजह हो सकती है, हो सकता है कि इस वेयर हाउस यानी कि हो सकता है ये कोई बड़ा कारखाना रहा होगा या कोई फैक्ट्री जैसा कुछ सेटअप रहा होगा। ये जो वेयर हाउस मिला, इस वेयर हाउस का जो अपर पोर्शन है ऊपर वाला, शायद वो वुड का बना होगा, और वुड तो समय के साथ में डिके हो जाती है, तो वो आज हमें साइट पर नहीं मिला। तो वेयर हाउस का केवल लोअर पोर्शन ईंटों पत्थरों का बना हुआ था, वो समय के साथ खराब नहीं होती तो वो हमें मिला, लेकिन अपर पोर्शन शायद वुड का रहा होगा जो डिके हो गया। तो ये हो गई फर्स्ट बिल्डिंग। सेकंड बिल्डिंग है द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर्स है जो हमें यहाँ पर मिला है। फिलहाल ये कुछ ऐसा दिखता है, तो अगर आप इसको देखेंगे द ग्रेट बाथ को तो ये दिखने में एक स्विमिंग पूल की तरह कुछ नज़र आता है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक जगह है जहाँ पे शायद पानी भरा जाता होगा, और यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ हैं नीचे उतर के आने के लिए, साइड में कॉरिडोर्स बने हुए हैं और फिर वहाँ पे कुछ रूम्स भी बने हुए हैं। तो ये जो जगह है
द ग्रेट बाथ, इसको देखिए हम कैसे पढ़ सकते हैं। ग्रेट बाथ को लेकर हमें ये पॉइंट्स बताए गए हैं। The Great Bath was a large rectangular tank surrounded by corridor on all four sides. चारों तरफ इसके कॉरिडोर्स बने हुए थे और ये एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था, पानी का टैंक। हम इसको स्विमिंग पूल इसलिए नहीं कहते बिकॉज हम लोग अभी तक श्योर नहीं है कि इसका यूज़ क्या था। अगर हम इसको स्विमिंग पूल बोल देंगे तो इसका मतलब तो लोग उसको स्विमिंग के लिए यूज़ करते होंगे, लेकिन हम लोग श्योर नहीं है कि उस ज़माने में स्विमिंग करने का इतना चलन था क्या, या सारे लोग एक साथ पूल में जाते होंगे, ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिला। तो हम इसको सिर्फ एक ग्रेट बाथ बोल के नाम दे दिया हमने। एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है, इसके दोनों और 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स यानी कि 2 सीढ़ियां पाई गई है, एक नॉर्थ में और एक साउथ में, जिससे आप टैंक के अंदर उतर सकते हो। पूल में उतरने की सीढ़ियां हैं ये। द फ्लोर वॉज मेड वाटर टाइट बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन एज एंड यूजिंग ए मोटार ऑफ जिप्सम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रेट बाथ, अगर ये एक बाथ की जगह है तो इसके अंदर पानी होगा, और वो पानी जमीन के अंदर एब्जॉर्ब क्यों नहीं हुआ, यानी कि इन्होंने उसको वाटर प्रूफ करने बनाने के लिए, वाटर टाइट बनाने के लिए क्या सिस्टम यूज़ किया। तो उसका आंसर होगा कि यहाँ इसको ना ब्रिक्स ऑन एज, इसके किनारों के ऊपर ब्रिक्स का यूज़ किया गया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसके चारों तरफ ईंटें लगाई गई थी। ये मिट्टी नहीं है, ज़मीन के अंदर बस ऐसे ही कोई खड्डा नहीं कर दिया गया, बाकायदा उन्होंने ईंटों से इसको चारों तरफ से पैक किया। फिर इसके अंदर, ईंटों के अंदर जो मोटार यूज़ होता है, जैसे कि हम लोग जब घर बनाते हैं तो बजरी कंकड़ी का जो एक मिक्स यूज़ करते हैं सीमेंट के साथ, उसको मोटार कहते हैं। इन्होंने जिप्सम का मोटार यूज़ किया था ईंटों को आपस में चिपकाने के लिए। इस वजह से इस जगह को एक वाटर प्रूफिंग मिल गई, ये वाटर टाइट हो गया। अब इसमें पानी होल्ड किया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, मोटर ऑफ जिप्सम। फिर देयर वर रूम्स ऑन ऑल 3 साइड्स, इसकी 3 तरफ हमें रूम्स मिले और एक के अंदर तो वेल यानी कुआं भी बना हुआ था। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू ए ह्यूज ड्रेन। अब वहां पर एक बड़ा सा टैंक था ना, ये वाला, इसका जो पानी है उसके बाद में यहाँ पर एक ड्रेन भी बना हुआ था। जैसे होता है ना आमतौर पे स्विमिंग पूल के अंदर कभी कभी उसका पानी खाली करने के लिए हम उसका ड्रेन ओपन कर देते हैं तो सारा पानी उसके अंदर सक कर लिया जाता है, फिर हम दोबारा फ्रेश पानी भरते हैं। उसी प्रकार इसका जो वाटर था वो वाटर एक ह्यूज ड्रेन से कनेक्ट था, जिसको हम लोग खाली करके ड्रेन में भी बहा सकते हैं। फिर अक्रॉस ए लैंड टू द नॉर्थ ले स्मॉलर बिल्डिंग, इसके अलावा एक दूसरी लेन यानी कि एक पतली सी गली जाती है, उस गली के बाद में एक छोटी सी बिल्डिंग नुमा आकृति बनी हुई थी जिसमें 8 बाथरूम हमें मिले, 4 ऑन ईच साइड। जैसा कि आमतौर पे स्विमिंग पूल्स में भी तो होता है, अक्सर पूल के पास में भी कुछ बाथरूम बने हुए होते हैं ताकि आप पहले खुद को क्लीन कर सको, फिर उसके बाद आप पूल में उतरो। तो शायद यहाँ पर भी कुछ ऐसा रहा होगा। हमें एक छोटी बिल्डिंग मिली जिसमें 8 बाथरूम्स थे, 4 एक तरफ थे और 4 दूसरी तरफ थे, और हर एक बाथरूम के अंदर एक ड्रेन बनी हुई थी जो आगे जाकर कॉरिडोर में से निकलती है। ड्यू टू इट्स यूनिकनेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड दैट दिस टैंक वाज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ। ध्यान रखना, हम इसको कभी भी स्विमिंग पूल नहीं बोलते। आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इतना जो यूनिक स्ट्रक्चर है शायद ये किसी स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए यूज़ होता होगा। रिचुअल यानी हो सकता है इनकी कोई ऐसी परंपरा, कोई ऐसी रीति रिवाज रहा होगा जिसमें एक साथ इस प्रकार के टैंक का यूज़ किया जाता होगा। जैसे आमतौर पे हम लोग कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं या घाट पर जाते हैं, वो किसी रिचुअल से जुड़ा हुआ बात होता है। उसी प्रकार शायद ये भी रिचुअल से जुड़ा कोई बात होता होगा जिसके लिए ये द ग्रेट बाथ बनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रेव्स के ऊपर। अब आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग ग्रेव्स यानी कि वहाँ पर डेड बॉडीज़ को बरी करने के लिए उसकी जो कब्र बनाई गई थी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर दी है आपको ये बताने के लिए वहाँ पर किस प्रकार की ग्रेव्स थी। जैसे कि ये एक ग्रेव है जिसमें हमें एक बॉडी, उसका कंकाल दिख रहा है, यहाँ पर भी एक कंकाल है। ये कुछ चीज़ें हैं जो डेड बॉडी के साथ में बरी की जाती थी, क्योंकि वहाँ के लोग अक्सर इस चीज़ में बिलीव करते थे कि आफ्टर लाइफ होती है, यानी किसी भी इंसान के मर जाने के बाद में भी उसका एक और दूसरा जीवन शुरू होता है। तो उसमें इस्तेमाल करने के लिए वो पहले से डेड बॉडी के साथ कुछ चीज़ें दफन कर दिया करते थे। तो ये कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जो उस ज़माने की ग्रेव्स को बताती हैं। अब देखिए इनका यूज़ कहाँ पर होगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है एक्सप्लेन द 2 स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू ट्रैक सोशल डिफरेंस, यानी कि ये क्वेश्चन सोशल डिफरेंस को लेकर है। देखिए
अभी के समाज में तो सोशल डिफरेंस होता है, यानी कि कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, और कुछ लोग होते हैं जो समाज में काफ़ी ज़्यादा उनकी इज्जत होती है, उनका बड़ा स्टेटस होता है, और कुछ लोगों का कंपैरेटिवली लेस नोन होते हैं कुछ लोग। तो इसको सोशल डिफरेंस कहते हैं, समाज में भेदभाव का होना, समाज में एक अंतर पाया जाना लोगों में, इसको सोशल डिफरेंस कहते हैं। अब आजकल तो ये सोशल डिफरेंस होता है क्योंकि अभी की सोसाइटी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है, इसमें बहुत चेंजेस आ चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जातियाँ आ गई, धर्म आ गए। लेकिन क्या उस ज़माने में भी ऐसी कुछ चीज़ हुआ करती थी क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे वो लोग भी एक दूसरे के साथ भेदभाव रखते थे? क्या उनमें भी सोशल यानी कि सामाजिक तौर पर कोई प्रकार के डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे क्या? वो हमें यहाँ पर जानना है। तो आर्कियोलॉजिस्ट अब ये बात कैसे जान सकता है? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई ना, आज से 4-4.5 साल पहले के समाज में सोशल डिफरेंस थे या नहीं, हम ये अगर आज पढ़ना चाहे तो ये कैसे पढ़ सकते हैं? तो उसके लिए देखिए, इस आर्कियोलॉजिस्ट ने 2 प्रकार की स्ट्रेटजीज का यूज़ किया। एक स्ट्रेटजी थी स्टडिंग बरियल्स। उन्होंने देखा कि अगर सोशल डिफरेंस जानना है तो बरियल्स को स्टडी करो। देखो एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, हो सकता है कि इंसान कैसे भी जीते होंगे, लेकिन उनके मर जाने के बाद में जब उनको दफन किया जाता था उस ज़माने में, तो उनको दफन करने वाले कब्रिस्तान की या फिर उनकी जो कब्र है उसका स्टेटस देखकर उनके सोशल स्टेटस का पता लगाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड्स हमें मिले वो भी तो किसी की बरियल साइट है, वहाँ पर भी तो किसी को दफन किया गया होगा, तो वो लोग जरूर कोई बड़े सामाजिक हस्ती रही होगी जिसको दफन करने के लिए कोई राजा महाराजा रहे होंगे जिनको दफन करने के लिए हमने पूरा पिरामिड बना दिया। और कभी कभी बहुत सादी सी कब्र मिलती है जहाँ पर किसी व्यक्ति को डाल दिया जाता है मरने के बाद, तो इंसान को दफन करने के लिए जो कब्र होती है वो उस इंसान की हैसियत को बता सकती है। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने ये तरीका अपनाया बरियल्स को स्टडी करने का। बरियल्स को स्टडी करके हमें ये रिजल्ट मिला कि प्रोबेबली देयर वाज सोशल डिफरेंस। जब हमने वहाँ के बरियल्स को देखे तो हमें लगा कि शायद पूरे चांस है कि उस वक्त भी सोशल डिफरेंसेस होते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को जिस प्रकार से दफन किया जा रहा था उसमें अंतर पाया गया। आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि जनरली डेड वर लेड इन पिट्स। पहला चीज़ तो क्या हमने नोटिस करी कि वहाँ पर ज़मीन में एक खड्डा किया जाता था, पिट्स बनाए जाते थे, उन खड्डों में डेड बॉडी को डाल दिया जाता था। फिर समटाइम्स देयर वाज डिफरेंस इन द वे द बरियल पिट्स वेड। हाँ, अब ये है कि जो बरियल पिट है, जो ज़मीन में उनके लिए कब्र खोदी गई है, उसको बनाने में अंतर था। जैसे कभी कभी तो उन पिट्स को सिर्फ एक होलोड आउट स्पेस होती थी, होलोड आउट मतलब ज़मीन में एक खड्डा करके सिर्फ उनको डाल दिया जाता था। और कभी कभी कुछ कब्र ऐसे भी होती थी जो सिर्फ होलोड आउट स्पेस यानी ज़मीन में खड्डा नहीं है बल्कि उनको ब्रिक्स से लाइन भी किया जाता था, यानी कि कब्र की दीवारों पर ईंटें जमाई जाती थी, इस प्रकार भी किया जाता था। कुछ ग्रेव्स ऐसी थी जिसमें हमें मिट्टी के बर्तन, पोटरी मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, यहाँ तक कि हमें एक कॉपर का मिरर भी मिला। इससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे, क्योंकि आफ्टर लाइफ में ही ये चीज़ें यूज़ हों इसीलिए हम डेड बॉडी के साथ डाल देते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो डेड बॉडी है, इस डेड बॉडी के साथ में यहाँ पर उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स भी साथ में डाल दिए हैं, ये इस प्रकार। तो डेड बॉडी क्या करेगी किसी भी सामान का, यानी कि वो लोग जरूर विश्वास करते हैं आफ्टर लाइफ के अंदर, तभी तो उन्होंने ये सामान पहले से डेड बॉडी के साथ में डाल दिया। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि द हड़प्पन्स बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। इसके अलावा देखिए हमें कई जगह पर ज्वेलरी भी मिली है जो मैन और विमेन दोनों के लिए मिली थी, यानी वहाँ पर कुछ आदमी की जो साइट्स थी, बरियल साइट्स, वहाँ पर भी हमें ज्वेलरी मिली है और औरत के साथ में भी मिली है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो बहुत कम ही ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर डेड बॉडी के साथ में हमें चीज़ें दफनाई हुई मिली। तो हमारा ओवरऑल कंक्लूजन ये कहता है कि मोस्टली वो लोग, बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्टेंस नहीं है जब डेड बॉडीज के साथ कुछ प्रीशियस थिंग्स बरी करते थे। तो अब अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि क्या वहाँ पर सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट करता था, मोस्ट प्रोबेबली यस, बट वी आर नॉट श्योर। हम पक्का गारंटी से नहीं कह सकते कि हाँ सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट करता था। वाई? बिकॉज जो बरियल पिट्स थी वो ऑब्वियसली कुछ बरियल पिट्स दूसरे से डिफरेंट थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी ऐसे पिट्स। हमें ऑर्नामेंट्स और ऑब्जेक्ट्स मिले लेकिन ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं। तो ओवरऑल वी आर नॉट श्योर वेदर सोशल डिफरेंस एग्जिस्टेड और नॉट।
और दूसरा तरीका भी होता है लोगों की हैसियत जानने का, उनके स्टेटस को जानने का। एक तरीका है कि आप वहाँ पर आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करो। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है मेन मेड ऑब्जेक्ट्स, इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ें जो हमें ज़मीन में खुदाई के दौरान मिले। तो आर्टिफैक्ट्स को अगर आप स्टडी करोगे तो आप ये देखो कि क्या आपको खुदाई के दौरान कुछ लग्जरी वाले आइटम्स मिल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो महंगी हो, प्रीशियस हो। देखो, काम तो आपका घर में मिट्टी के घड़े से भी चल सकता है, लेकिन फिर भी आप अगर कॉपर का, तांबे का घड़ा बनाते हो या चांदी का बनाते हो या लेट से सोने का बनाते हो, तो ये आपके स्टेटस को डिफाइन करता है कि आपने मिट्टी के घड़े की जगह पर कॉपर का यूज़ किया। दैट मीन्स कि आप अफोर्ड कर पा रहे हो कॉपर को। दैट मीन कि आपकी हैसियत बाकी लोगों से ज़्यादा हो सकती है। तो आप आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करो, देखो कि वहाँ पर लग्जरीज मिलती थी क्या। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया कि उनको जो भी आर्टिफैक्ट्स वहाँ पर मिले उसमें से लग्जरी वाले आइटम्स का पता लगाने के लिए उन्होंने सभी ऑब्जेक्ट्स को दो भागों में बांट दिया। एक तो वो ऑब्जेक्ट्स थे जिनको कहा जाता है यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन का मतलब जो यूटिलिटी से जुड़े होते हैं, आम प्रयोग की चीज़ें, जैसे कि डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट्स जो ऑर्डिनरी मटेरियल यानी पत्थर से या मिट्टी के बने हुए होते हैं, जैसे कि क्वांस हैं या फिर पॉटरी है, मिट्टी के बर्तन है, या नीडल्स हैं, या फ्लैश रबर्स है जिनका यूज़ पहले नहाने के लिए, बॉडी को रब करने के लिए वो जो फ्लैश रबर्स यूज़ करते थे, या मिट्टी के सामान। ये कॉमन चीज़ें हैं, ये तो किसी भी घर में पाई जाएंगी, इससे आप किसी की स्टेटस का पता नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो लग्जरी की कैटेगरी में आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वो चीज़ जो रेयरली फाउंड है, हर जगह नहीं मिलती, जिनका पाया जाना बड़ा रेयर है, या फिर वो चीज़ें जो कॉस्टली मटेरियल जैसे कि फाइनेंस की बनी हुई है। फाइनेंस क्या होता है? देखिए, फाइनेंस एक प्रकार, अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन भी किया है, फाइनेंस एक प्रकार का मटेरियल है जिसमें हम उसको चमक देने के लिए उसको आग में तपाते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जब आप मिट्टी से कोई चीज़ बना सकते हो फिर भी आप मिट्टी से ना बनाकर फाइनेंस को बनाते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लग्जरी चाहते हो। आप हो सकता है कि उस ज़माने के हिसाब से रिच हो। जैसे कि आपको यहाँ पर ये पॉट दिखेगा, ये एक सिंपल सा पॉट नहीं है, ये हमें वहाँ पर हड़प्पा में मिला था। इस पॉट को अगर अपन देखें तो इसको काफ़ी डिज़ाइन में बनाया गया है, ये फाइनेंस का बना हुआ है जो लग्जरी को बताता है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि लग्जरी आइटम्स अगर आपको कहीं पर मिले तो ये सोशल डिफरेंस को बताएंगी। आर्कियोलॉजिस्ट लुक फॉर लग्जरीज एज लग्जरीज आर जनरली फाउंड इन रिच हाउस होल्ड्स। फाइंडिंग ऑफ लग्जरीज कुड प्रोबेबली हिंट एट सोशल डिफरेंस। तो ये दो तरीके होते हैं सोशल डिफरेंस पता लगाने के, एक तो होता है बरियल्स को स्टडी करके और दूसरा होता है लग्जरीज को फाइंड आउट करके। तो ये दोनों स्ट्रेटेजीज हमने यहाँ पर आपको समझा दी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी को हमने देखिए यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट में भी बताया है। सोशल डिफरेंस ट्रैक करने का एक तरीका होता है कि आप बरियल्स को स्टडी करो और दूसरा है स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स। अगर आपके पास एग्जाम में अच्छा टाइम है आंसर लिखते वक्त तो आप कोशिश कीजिए इस प्रकार का कोई फ्लो चार्ट बना दीजिए। इससे क्या होगा कि चेक करने वाले पर्सन पे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा और वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। तो देखिए वही चीज़ जो हमने वहाँ पे लिखी उसको यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स में दो चीज़ें दे दी, यूटिलिटेरियन और लग्जरीज। तो आप भी कुछ इस प्रकार का फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, वो है होर्ड्स एंड फाइनेंस। ये होर्ड्स क्या होते हैं या फाइनेंस क्या होते हैं? आपकी बुक में हमें ये बताया गया है कि होर्ड्स क्या होते हैं। अब देखिए, पहले के लोग क्या करते थे, उनके पास में इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती थी जैसी आज होती है। जैसे आजकल तो घरों में अलमारियां होती है, तिजोरियां होती है, या फिर लॉकर्स होते हैं जिसमें हम अपने कीमती सामान को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन उस ज़माने में इतनी चीज़ें नहीं होती थी, तो उस वक्त लोग अपनी कीमती चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में ही कहीं पर ज़मीन में एक खड्डा करते थे, क्योंकि कच्चे आंगन हुआ करते थे उस वक्त। तो वहीं आंगन में कहीं खड्डा करके कीमती चीज़ें, गहने वगैरह रख देते और उसके ऊपर फर्श बना देते, या दीवारों के अंदर उनको सामान को डाल देते। इससे क्या होता है कि उनको लूटपाट का डर नहीं होता। अगर कोई पर्सन अपने घर से कुछ दिन के लिए बाहर गया हुआ है, तीर्थ यात्रा पर गया हुआ है, या फिर वो चोरों से बचना चाहता है, तो लोग घरों की दीवारों में या आंगन में इस प्रकार की कीमती चीज़ों को रख देते थे। और अगर मान लो किसी वजह से वो उसे रिट्रीव ना कर पाए, कोई ऐसी वजह होगी कि घर के मालिक ने घर के आंगन में कोई सामान डाला लेकिन फिर वो वापस लौट कर ना आ पाया हो, तो वो चीज़ वहीं पर दबी रह जाती है और फिर बाद में कभी खुदाई के दौरान मिलती है। तो इस प्रकार की चीज़ों को होर्ड्स कहते हैं। तो ये कह रहा है होर्ड्स आर ऑब्जेक्ट्स केप्ट केयरफुली बाय पीपल। लोगों ने उनको बड़ी सावधानी से कहीं पर रखा होगा। हो सकता है उन्होंने किसी कंटेनर में, जैसे कि किसी पॉट में डाल के रखा होगा। हम कभी कभी लोगों के मुंह से सुनते हैं कि जब वो घर बना रहे थे तो खुदाई के दौरान उनको मिट्टी का घड़ा मिला जिसमें कुछ सोने की मोहर थी या कुछ चांदी के आइटम्स थे, कुछ ऑर्नामेंट
ऑर्नामेंट्स थे। तो इस प्रकार देखिए, जैसा आपको पिक्चर में यहाँ दिखेगा, ये हमें इसी प्रकार हड़प्पा में मिला था। एक पॉट है जिस पॉट के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पर देखिए कुछ कॉइन्स या कुछ कीमती चीज़ें हैं जो उन्होंने मिट्टी के नीचे घर में दबा दी थी, जो बाद में खुदाई के दौरान हमें मिली। अगर मान लीजिए वो जो ओरिजिनल ओनर है वो उन्हें रिट्रीव नहीं कर पाता तो वो वहीं रह जाती है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता था, कुछ मेटल वर्कर्स, जैसे कोई सुनार हो सकता है जो सोने के गहने बनाता हो, उसके पास में तो खूब सारा सोना होगा, तो वो लोग अक्सर ज़मीन में उस ज्वेलरी को बरी कर देते थे ताकि बाद में उन्हें ज़रूरत पड़ने पर निकाल सके, और कभी रिट्रीव ना कर पाए तो वो वहीं पड़ी रह जाती थी। और दूसरी चीज़ है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस। अभी हमने जैसे कहा था, फाइनेंस एक मटेरियल है जिसमें बेसिकली होती तो मिट्टी है, ग्राउंड सैंड है या सिलिका कह दो, हम उसमें कलर मिक्स करते हैं, फिर उसके अंदर गम मिक्स करके फिर उसको फायरिंग किया जाता है, उसको आग में तपाया जाता है। और ये जो चीज़ है, जैसे इस प्रकार का पॉट बनता है, ये फाइनेंस का बना हुआ है। अब ये बहुत मजबूत होता है और इसमें एक ग्लेज, इसमें एक चमक होती है। तो अक्सर वो लोग मिट्टी में चमक देने के लिए, मिट्टी में थोड़ा सा और उसको शाइनिंग टाइप का लुक देने के लिए, वो अक्सर जैसे शीशे की परत चढ़ाई जाती हो किसी चीज़ के ऊपर, इतना चिकना बनाने के लिए मिट्टी का नहीं बल्कि फाइनेंस का यूज़ करते। तो फाइनेंस एक लग्जरी आइटम कंसिडर किया जाता था उस वक्त। अब आता है नेक्स्ट, शॉर्ट क्वेश्चन ही है कुछ, जैसे कि नेम ए फ्यू टाउन्स विच वर डिवोटेड एक्सक्लूसिवली टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। उस जमाने में कुछ ऐसे टाउन्स भी थे जो अपने केवल क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जाने जाते थे, यानी वहाँ पर कुछ कारीगर ही रहा करते थे जो कुछ क्राफ्ट किया करते थे। अब ऐसे कौन से टाउन्स है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये 3 नाम आप याद रख लेना। एक था चान्हू दारो, एक नागेश्वर और एक बालाकोट। ये जो चान्हू दारो है, ये एक छोटा सा टाउन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। ये हमें कुछ इस प्रकार का आज की तारीख में मिलता है वहाँ जाने पर। और चान्हू दारो एक ऐसा टाउन है जहाँ पर केवल क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। वहाँ पर बीड मेकिंग होती थी, यानी कि मनके बनाए जाते थे, जो माला में मनके लगते हैं नेकलेस में, वो बनाए जाते थे। शेल कटिंग होती थी, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मेकिंग। तो चान्हू दारो का पूरा जो नगर था उसमें केवल क्राफ्ट प्रोडक्शन, कारीगरी का ही काम होता था। अब शेल मेकिंग क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार होता है, ये शंख की तरह होता है, शंखू बोलते हैं इसको। ये कुछ इस प्रकार की शेप होती है जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। वो लोग इसका यूज़ ऑर्नामेंट्स में किया करते थे। इनफैक्ट यहाँ पर तो हमें एक बड़ा सा चम्मच भी, लैडल भी मिला है जो इसका बना हुआ है। तो शेल का यूज़ करके वो कुछ इस प्रकार की डिज़ाइंस बनाते थे, ऐसा चान्हू दारो में होता था। और नागेश्वर बालाकोट भी ऐसी जगह है। नागेश्वर और बालाकोट की खासियत यह है कि ये समंदर के किनारे ही बसे हुए थे, अलोंग द कोस्ट इनको बनाया गया था। अब इनको कोस्ट के अलोंग क्यों बसाया गया, क्योंकि अक्सर समंदर के किनारे पर हमें शेल्स मिलते हैं और इन्हीं शेल्स को वो नागेश्वर बालाकोट से लेते थे और फिर उनसे कई प्रकार के बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, कंगन बनाते थे, लेडल्स यानी बड़े चम्मच बनाते थे, या कोई प्रकार की और इनले डिज़ाइंस बनाते थे। इनका यूज़ करके वो ज्वेलरी भी बनाते थे, बैंगल्स भी बनाते थे। तो नागेश्वर, बालाकोट और चान्हू दारो कुछ ऐसी जगह हैं जो सिर्फ इसीलिए बसाई गई थी कि वहाँ पर कोई क्राफ्ट प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट, नेम ए फ्यू मटेरियल यूज फॉर मेकिंग बीड्स। वो बीड्स जो होते हैं ना, देखिए कुछ इस प्रकार के होते हैं, आपने बहुत नेकलेस देखे होंगे, ये बीड्स होते हैं, इस प्रकार के कलरफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे कोई इनको पिरोकर एक माला या नेकलेस बनाया जा सकता है। या फिर ये कुछ इस प्रकार, ये हमें वहाँ पर मिले हुए बीड्स ही है जो यहाँ पर पिक्चर्स में दिए गए हैं। वो लोग इस प्रकार के नेकलेस बनाते थे, आज की तरह बहुत ज़्यादा यूज़ करके गोल्ड की ज्वेलरी नहीं होती थी। अब वो लोग इन बीड्स को बनाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का यूज़ करते थे, देखिए बहुत सारे प्रकार के मटेरियल है जो बीड्स के लिए यूज़ आते थे। जैसे एक तो स्टोन्स का मतलब है प्रीशियस स्टोन, रत्न, जैसे कि वो लोग कार्नेलियन जो रेड कलर का होता है, या फिर जैस्पर या क्रिस्टल या क्वार्ट्स या स्टीएटाइट का यूज़ करते थे। फिर वो कई प्रकार के मेटल्स का यूज़ करना भी जानते थे, उनको कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड ये नोन थे। इनका यूज़ करके भी बीड मेकिंग की जाती थी। इनमें बहुत सारे बीड्स ऐसे हैं जो गोल्ड के या कॉपर के बने हुए होंगे। इसके अलावा शेल, फाइनेंस और टेराकोटा, बर्न्ट क्ले जो होती है, उसका भी यूज़ किया जाता था। और कुछ बीड्स को तो एक ही स्टोन से नहीं बल्कि 2 और मोर स्टोन से बनाया जाता था, यानी कि उसको बड़ा सुंदर बनाने के लिए एक रेड कलर का, एक येलो कलर का, इस प्रकार के ना 2 अलग अलग स्टोन्स को मिलाकर एक सिंगल स्टोन भी बनाया जाता था। कभी कभी तो उनके ऊपर गोल्ड की कैप्स भी लगाई जाती थी, सोने की परत भी उनके ऊपर चढ़ाई जाती थी। इससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग अपने क्राफ्ट को लेकर काफ़ी स्किल्ड थे। उन्होंने अपनी स्किल से इतने प्रकार की चीज़ें उस वक्त बनाना सीख लिया था। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है, हाउ डिड हड़प्पन्स प्रोक्योर मटेरियल और क्राफ्ट प्रोडक्शन।
हड़प्पा के जो लोग थे क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे और क्राफ्ट प्रोडक्शन में उनको बहुत सारा रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए जिससे फिर आगे वो दूसरी चीज़ें बनाएंगे। तो वो मटेरियल कहाँ से लेकर आते थे? अब देखिए, हड़प्पा में रहने वाले लोगों के लिए मटेरियल प्रोक्योर करना यानी मटेरियल हासिल करने के 3 जरिए थे। सबसे पहला तो था फ्रॉम लोकल, यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल है जो लोकल में अवेलेबल है तो वो लोग उसका यूज़ कर लिया करते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे उन्होंने कई सेटलमेंट्स तो जानबूझकर ऐसी जगह पर बसाई जहां से उनको कोई मटेरियल मिल रहा हो। जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट को उन्होंने समंदर किनारे बसाया क्योंकि वहां पर शेल्स अवेलेबल होते हैं, तो शेल एक लोकली अवेलेबल मटेरियल हो गया। इसके अलावा हड़प्पा की ही एक साइट है जो है शोरतुघाई अफगानिस्तान, वहां पर लेपिस लाजुली मिला करता था। ये हमने 11th में भी पढ़ा था, एक ब्लू कलर का स्टोन होता है। लेपिस लाजुली को वो अफगानिस्तान की शोरतुघाई से प्रोक्योर करते थे। इसके अलावा जो कार्नेलियन है वो आज गुजरात का जो भरूच वाला इलाका है जहाँ पर लोथल हुआ करता था, वहाँ से वो लोग कार्नेलियन लेकर आते थे। इसके अलावा साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात वाले इलाके से उनको स्टेटाइट मिल जाता था और राजस्थान से मेटल मिल जाता था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, ये सारी हड़प्पा की साइड से तो है, क्योंकि राजस्थान में कालीबंगान है या फिर गुजरात में भरूच वाला इलाका है जहाँ पे लोथल मिला था। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये लोकल एरिया वाले मेटल्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जो लोकल में मिल जाती थी, और जो चीज़ें लोकल में नहीं मिलती थी फिर उसको लेने के लिए वो बाकी पूरे इंडिया में घूमते थे। तो हम उस वक्त इंडिया नाम तो चलन में नहीं था, तो हमने इसको बोल दिया फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। और ये लोग, ये 4 प्रकार की पॉइंट्स है जो प्रूव करते हैं कि वो लोग पूरे सब कॉन्टिनेंट में जाकर भी चीजें लेते थे। जैसे कि हड़प्पन्स मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए जो अनअवेलेबल है, जो लोकल में नहीं मिल रहा है, उसको लेने के लिए जाते थे। वो कैसे जाते थे? वो उसके लिए पूरा एक एक्सपीडिशन सेंड करते थे, यानी कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता था, कुछ व्यापारी मर्चेंट्स होते थे जो दूर दराज के इलाकों के अंदर यात्रा करते थे, वहां से जाकर चीजें लेकर आते। जैसे राजस्थान के खेतड़ी इलाके से कॉपर लाया जाता था, या फिर साउथ इंडिया में जहां पर गोल्ड की कुछ माइंस है वहां से गोल्ड लाया जाता था। तो कॉपर लेने के लिए वो राजस्थान के खेतड़ी तक चले जाते, गोल्ड के लिए साउथ इंडिया चले जाते, यानी कि वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में घूम घूम कर भी मटेरियल प्रोक्योर करने की स्ट्रेटेजी रखते थे। अब एक कदम और आगे, ये वो सामान है जो लोकली अवेलेबल है, ये वो है जो लोकल में अवेलेबल नहीं है, तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में से घूम के निकाल लिया। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसको लेने के लिए वो इंडिया से बाहर तक चले जाते थे, जिसको हमने बोला फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स, कहीं दूर बिल्कुल इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाकर भी वो मटेरियल प्रोक्योर करते थे। इसमें बताया गया है जैसे कि वो लोग सी रूट का यूज़ करते थे। उस ज़माने में उनको बोट्स नोन थी, वो नाव बनाना जानते थे, शिप बनाना जानते थे, और उनका यूज़ करके वो डिस्टेंट लैंड तक जाते थे। अभी नेक्स्ट वाले पेज में मैंने बताया है कि वो कहाँ तक जाते थे, क्योंकि हमें आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि वो लोग, अभी रिसेंट एक फाइंडिंग है कि वो लोग शायद ओमान तक जाते थे और वहाँ से कॉपर लेकर आते थे। ओमान कहाँ पर है? ये अरेबियन पेनिनसुला के टिप पर है। और इसके अलावा इन लोगों का ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया जैसे इलाकों तक संपर्क था, ये वहां से भी चीजें प्रोक्योर करते थे। अब ये ओमान का क्या स्टोरी है? आंसर तो ये हो गया। अब ये चीज समझने के लिए आप ये मैप देखिए, ये तो आपको बुक में दिया गया है और ये मैंने उसका एक दूसरा इजी मैप बनाया आपके लिए। अब देखिए, यहाँ पर ये जो जगह है जिसको यहाँ पर लिखा गया है मेलुहा, ये जगह इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब ये जो नाम है मेलुहा, ये मेसोपोटामियन टैबलेट्स में इस नाम का जिक्र किया गया है। मेसोपोटामिया आप देखेंगे तो इंडिया से अगर आप इधर की ओर चलते हैं तो उसी वक्त, क्योंकि मेसोपोटामिया तो इंडिया की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, तो जब यहाँ पर इंडस वैली बस रही थी, यहाँ पर मेसोपोटामिया ऑलरेडी बसा हुआ था। यहाँ पर देखिए ये 2 सिटीज भी बताएं, अर और अरूक। अब मेसोपोटामिया के लोग हैं वो यहाँ इस जगह तक आया जाया करते थे। वहाँ पर हमें जो टैबलेट्स मिली उसमें एक जगह का जिक्र किया गया है जिस जगह का नाम वो कहते हैं मलुहा है। शायद ये मलुहा इंडस वैली ही है। इसके अलावा मेसोपोटामिया की टैबलेट्स में कुछ और जगहों का जिक्र भी किया गया है, और उनमें से एक जगह है ये डिलमुन और एक जगह है ये मगन। अब ये जो मगन है ये अरब का पेनिनसुला है, यूएई। तो यहाँ पर जैसे कि ये आप देख ही रहे हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा में चल रहा है, और यहाँ पर ये जो एक जगह है बिल्कुल इसके टिप पर, ये जगह मगन हुआ करती थी। अब उस वक्त मेसोपोटामिया की टैबलेट में ये कहा गया है कि वो लोग मगन से
कॉपर लेकर आते हैं, और मलुहा के लोग भी मगन से कॉपर लेकर आते थे। ये हमें इसलिए पता चला क्योंकि ओमान यानी कि मगन नाम की जो जगह है वहाँ के कॉपर में निकल पाया जाता था। तो इंडिया में इंडस वैली में हमें जो कॉपर मिला हड़प्पन्स का, उस कॉपर को जब लैब में टेस्ट किया गया तो उसमें भी निकल की मात्रा पाई गई थी, और निकल मिक्स हुआ कॉपर केवल यहाँ ओमान में पाया जाता था। मिसोपोटामिया में भी हमें जो कॉपर मिला उसमें निकल का ट्रेस था, जिससे ये बात प्रूव होती है कि मिसोपोटामिया वालों ने भी ये कॉपर कहाँ से लिया था, मगन से। मिलुहा के लोग भी कॉपर लेने के लिए कहाँ जाते होंगे, इस रूट का या इस रूट का यूज़ करके, मगन, और ये मगन आज के दिन में ओमान कहलाता है। यानी कि उस वक्त यहाँ के लोग डिस्टेंट लैंड ओमान तक जाकर कॉपर लेकर आ जाते थे। इससे ये बात प्रूव हो जाती है। अभी अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार है। देखिए, मिसोपोटामिया के लिए एक नाम जो फेमस था वो था सुमेर, इंडिया के लिए जो नाम फेमस था वो था मेलुहा, और यहाँ पर ये जो बहरीन नाम की एक जगह है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता था डिलमुन, और ये है मगन जो ओमान का ही एक नाम है। यानी कि मेलुहा इंडस वैली हो सकता है, ओमान, बहरीन, और यहाँ पर सुमेर, ये वो जगह है जिनका जिक्र किया गया है इस चैप्टर में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए, ए मिसोपोटामियन मिथ सेज ऑफ मेलुहा। अब मिसोपोटामिया की टैबलेट्स में एक नाम आता है मेलुहा, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। वो लोग तो कहते थे मे योर बर्ड बी द हैजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। मिसोपोटामिया की टैबलेट्स में एक मिथ चला करती, एक ऐसी कहानी हुआ करती थी जिसमें कहते थे कि मे योर बर्ड बी हैजा बर्ड, यानी कि कुछ ऐसा हो काश कि जैसे हैजा बर्ड पाया जाता है, हैजा बर्ड की तरह बर्ड आपके यहाँ पर भी मिले। ये एक प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर हुआ करता था हैजा बर्ड, और आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि मिसोपोटामिया की टैबलेट में जिस बर्ड को हैजा बर्ड बोला गया है वो बर्ड बेसिकली पिकॉक है, क्योंकि इंडिया में पिकॉक्स पाए जाते थे। पिकॉक्स एक बड़ा ही मैग्निफिशेंट बर्ड माना जाता था, सुंदरता का और गुड लक का प्रतीक था। तो शायद मिसोपोटामिया की टैबलेट में वो जिसे कह रहे ना कि काश तुम्हारे भी हैजा बर्ड्स हों, तो बेसिकली हैजा बर्ड वो पिकॉक की बात कर रहे होंगे। प्लस मिसोपोटामिया के टेक्स्ट में मेलुहा को कहा गया है लैंड ऑफ सी फेरर्स। इसका मतलब वो ऐसे लोगों की जगह है जो सी फेरर्स होते हैं, जो नाविक होते हैं, जो जहाज नाव बनाना जानते हैं। तो हो सकता है कि इंडियंस को उस वक्त समंदर में जहाज या नाव चलाना आता होगा। और इसके अलावा हमें एक सील भी मिली है जिसके अंदर ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इस प्रकार से एक बोट बनी हुई है। तो हमारे यहाँ पर एक सील का पाया जाना जिसमें बोट बनी हुई हो, और मिसोपोटामिया के लोगों का ये कहना कि मेलुहा सी फेरर्स का लैंड हुआ करता था, इससे बात प्रूव होती है कि हम लोग एक्चुअली शिप और बोट बनाना उस वक्त भी जानते थे। यानी कि हम लोग वहां तक जाकर चीजें लेकर आते होंगे। अब वही क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हाउ कैन यू प्रूव दैट हड़प्पन्स हैड लिंक्स विद ओमान, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि अभी जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हुई है उसमें कहा गया है कि जो कॉपर हमें हड़प्पा में मिला वो शायद ओमान से लाया जाता होगा। क्यों? क्योंकि केमिकल एनालिसिस ये शो करता है कि ओमानी कॉपर और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स दोनों में निकल के ट्रेसेस पाए गए हैं। जो हड़प्पा में कॉपर मिला और ओमान में जो कॉपर होता है उसमें निकल है, यानी कि वो कॉमन ओरिजिन वाली चीज़ें हैं। क्योंकि इंडिया के कॉपर में निकल नहीं होता, निकल वाला कॉपर केवल ओमान में पाया जा रहा है, इसका मतलब हम वहाँ से लेकर आते होंगे। प्लस एक सबूत और है हमारे पास में, हमें ओमान में एक हड़प्पन जार मिला जो कुछ इस प्रकार का दिखता है। हड़प्पा के लोग कुछ इस प्रकार का जार यूज़ करते थे, और इसकी एक खासियत यह है कि ये ब्लैक क्ले का बना हुआ है और इसके ऊपर एक प्रकार की लेयर चढ़ाई हुई है ब्लैक क्ले की, ताकि पर्कोलेशन ना हो लिक्विड्स का, लिक्विड का रिसाव ना हो। इसमें जो भी पानी या कोई भी लिक्विड डाला जाए वो उसमें से रिसे ना, वो इसमें से टपक के खाली ना हो जाए, इसलिए इसके ऊपर एक प्रकार की लेयर चढ़ाई जाती थी जो हड़प्पा की खासियत थी। इस प्रकार के जार का हमें वहां पर मिलना इस बात को प्रूव करता है कि हड़प्पन्स वहां गए होंगे और उन्होंने हो सकता है इनको कोई जार वहां पर दे दिया होगा या इनसे छूट गया होगा वहां पर, या ये भी हो सकता है कि इस जार में वो जरूर कुछ ऐसी चीज भरकर ले गए होंगे जो उन्होंने उनसे कॉपर लिया, जब उसके बदले में उनको दे दी होगी तो ये जार वहां पर हमें मिल गया। लेकिन इन चीजों से एक चीज तो ये प्रूव हो गई कि हमारा ओमान के साथ में रिलेशन तो रहा है। नेक्स्ट आता है सील्स एंड सीलिंग्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक सील है,
है ना। अब देखो सील और सीलिंग, किसी चीज को सील पैक करने के लिए सीलिंग्स का यूज किया जाता था। अब हड़प्पन्स क्या करते थे, जब भी उनको कोई सामान कहीं भेजना होता था तो उनके पास में अगर मान लीजिए कोई बैग ऑफ गुड्स है, सामान का भरा एक बैग है, तो वो उसको एक रोप यानी कि रस्सी से बांध देते थे और उसकी जो नॉट यानी उसकी जो गांठ होती थी उसके ऊपर एकदम वेट क्ले लगाते और फिर उस वेट क्ले के ऊपर एक सील को प्रेस कर देते और बाद में इनको जो सामान भेजना होता भेज देते। अब क्या होगा देखिए, अगर कोई बैग है, उस बैग के ऊपर एक रस्सी से उसको बांधा हुआ है उसके मुंह को, और उस रस्सी के ऊपर हमने वेट क्ले लगाकर उसके ऊपर सील प्रेस कर दी, तो अब क्या होगा कि उसके ऊपर एक प्रकार की छाप पड़ जाएगी, स्टैंपिंग हो जाएगी, एक छाप उसके ऊपर पड़ जाएगी। अगर अब कोई भी उसको खोलने की कोशिश करेगा तो उससे पहले वो सील ब्रेक हो जाएगी। तो अगर जिस व्यक्ति को ये बैग मिलेगा वो उसकी सील को चेक करेगा, अगर वो सील ब्रोकन है तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने सामान के साथ टेम्परिंग करी हुई है, सामान को छेड़ा गया है, उस बैग को खोला गया है। तो इससे ये मालूम चल जाएगा कि द कंटेंट ऑफ द बैग्स हैव बीन टेम्पर्ड विद। और अगर सीलिंग इंटैक्ट है, सील वैसी की वैसी, इसका मतलब किसी ने बैग को नहीं छेड़ा। इसके अलावा सील के ऊपर देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे ना तो एक प्रकार का ये पर्टिकुलर एक सील है जिसमें किसी ओनर भेजने वाले व्यक्ति का नाम लिखा हो सकता है, उसका टाइटल लिखा हो सकता है, उसका कोई एनिमल मोटिव भी यहाँ पर है। इससे हमें ये पता चलता है कि एक तो ये आइडेंटिटी कन्वे करने के काम आएगा और दूसरा उसकी सैंक्टिटी बरकरार रही, किसी ने उस बैग को छेड़ा नहीं, ये भी प्रूव करने के लिए काम आएगा। देखिए कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे आपने यहाँ पे रस्सी लगाई, उस रस्सी के ऊपर आपने गीली गीली स्टैंपिंग कर दी, सीलिंग हो गया। अब अगर आप इसको खोलना भी चाहोगे तो आपको ये सील ब्रेक करनी पड़ेगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये कहीं टेम्पर्ड तो नहीं है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो है हड़प्पा की स्क्रिप्ट के बारे में। हड़प्पा के लोग बोलते तो थे ही, लेकिन वो लोग लिखना भी जानते थे, क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट्स वहाँ पर मिली है जहाँ पर उन्होंने कुछ तो लिखा हुआ है, लेकिन अनलकीली आज तक हम उस स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए। मेसोपोटामिया के बारे में हम इतना कुछ इसीलिए जानते हैं बिकॉज मेसोपोटामिया के लोग जिस स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, वो हम पढ़ चुके हैं, वो हम जानते हैं, उसका मतलब समझते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जिस स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे वो अभी तक हमें नहीं पढ़नी आई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमें वहाँ पर एक साइन बोर्ड मिला जिसमें कुछ इस प्रकार, ये देखिए साइन बोर्ड तो कुछ इस था, हमने उसकी पिक्चर में ऐसे दे दिया, ओके। तो ये एक साइन बोर्ड है, वहाँ पर कहीं पर हो सकता है किसी गली में या किसी एरिया का नाम यहाँ पर लिखा होगा, लेकिन ये क्या लिखा है, ये क्या चीज़ है, हम इसको कभी नहीं पढ़ पाए। तो हमें इस प्रकार की स्क्रिप्ट्स मिलती है, लेकिन हड़प्पा के बारे में हम उसे जान नहीं पाए। अब यहाँ के मेजर फीचर्स क्या थे देखिए, ये जो स्क्रिप्ट थी जो भी थी, एक बात तो तय है कि वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी, यानी कि वो पिक्चर बेस्ड, वो साइंस यूज़ करते थे। जैसे कि अगर सपोज उनको फ़िश लिखना होता तो एक तो हम लोग क्या करते हैं, फ़िश को ऐसे लिख देते हैं, लेकिन शायद वो लोग फ़िश को लिखना नहीं जानते, तो वो हो सकता है उसका कुछ ऐसा चित्र बना देते होंगे। तो मैं, अगर मुझे लिखना आता है अल्फ़ाबेटिकल तो मैं फ़िश ऐसे लिखूंगा, और अगर मुझे लिखना नहीं आता है तो मैं उसके लिए एक ऐसा साइन बना दूंगा। तो शायद उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो साइन बेस्ड थी, वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी। अगर लिखे ना तो हमारे पास में इंग्लिश में कुछ अल्फ़ाबेट्स है, ए से लेकर जेड तक, हम उनका यूज़ करके कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप हर चीज़ के लिए साइन बनाओगे तो डेफिनेटली फिर तो बहुत सारे चित्र हो जाएंगे ऐसे। इसी वजह से उनकी स्क्रिप्ट में 375 से लेकर 400 तक डिफरेंट साइन थे जो हमें लिखे हुए मिले। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक साइन है, ये एक है, इस प्रकार वो इस प्रकार के कई सारे साइंस का यूज़ करते थे। एक चीज़ हमें पता है कि इनकी जो स्क्रिप्ट थी, जैसे जनरली हम लोग लिखते हैं ना अभी, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखना शुरू होता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि उनकी स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ से शुरू की जाती थी, यानी कि वो लोग राइट से लेफ्ट की ओर लिखा करते थे। अब ये हमें कैसे प्रूव हुआ जबकि हम पढ़ तो नहीं पाए? उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है, वो जब यहाँ से लिखना शुरू करते थे ना, तो जैसा हमारी आदत होती है, जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो बड़े सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग लिखने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ में। लेकिन जब हम एंड में पहुँचने लगते हैं तो हमें लगता है कि अरे जगह कम पड़ गई, तो हम लोग आपस में क्रैम्पिंग कर देते हैं, पास पास में लिखना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो थोड़ा यहाँ से गंदा लगने लगता है। अब पहले हमें आइडिया नहीं था कि हमारा सेंटेंस एक लाइन में कंप्लीट होगा या नहीं होगा, तो हमने पहले तो ज़्यादा जगह रख दी और बाद में क्रैम्पिंग कर दी, पास पास में चिपका चिपका कर लिख दिया। ऐसा ही वहाँ पर हुआ, राइट में स्पेसिंग थी लेकिन लेफ्ट में क्रैम्पिंग थी। जैसे कि एनग्रेवर, ये जो लिखने वाला था उसने पत्थर पे इस प्रकार से ये नाम लिखा था, ये एनग्रेवर है, खुदाई करने वाला व्यक्ति। एनग्रेवर ने पहले लिखना शुरू करा राइट से और लेफ्ट तक जाते जाते स्पेस ही कम पड़ गई हो जैसे। इससे ये प्रूव हो गया कि ये लोग
लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। इसके अलावा ये लोग कई प्रकार के ऑब्जेक्ट्स पर लिखा करते थे, लेकिन इनकी स्क्रिप्ट आज भी अनडिसाइफर्ड है, जिसका हम पता नहीं लगा पाए हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन और हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ वेट्स। वहाँ के लोग ना वजन करते थे, और वजन करने के लिए जिस बाट का यूज़ करते थे उन्हें वेट्स कह रहे हैं हम लोग। अब ये कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाए गए हैं, कुछ नीचे की ओर है, कुछ बड़े हैं। अब ये जो वेट्स है जिसका यूज़ हड़प्पा वाले लोग करते थे, इसके कुछ फीचर्स है, इसकी खासियत है। वो खासियत क्या है देखो, सबसे पहले तो वजन करने के लिए जो बाट बनाया जाता था ये क्यूबिकल शेप में हुआ करते थे। ये एक प्रकार का क्यूब है, और ये एक विशेष प्रकार के मटेरियल से बनते थे जिनको चर्ट कहा जाता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये एक प्रकार का मटेरियल है जिसको चर्ट कहते हैं, उससे बनते हैं, क्यूबिकल शेप के होते हैं, और वो दो प्रकार के बाट, दो प्रकार के वेट्स बनाते थे। एक तो बनाते थे लो डिनोमिनेशन वाले, और एक होते थे हाई डिनोमिनेशन वाले। यानी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत वजन में हल्की होती है लेकिन कीमती होती है, उनका वजन करने के लिए छोटे छोटे वेट्स बनते थे, उनको बाइनरी सिस्टम से बनाया जाता था। और जो हाई डिनोमिनेशन का बड़ी चीज़ें, जैसे गेहूं का वजन करना है तो एक बोरी गेहूं 50 किलो 100 किलो की हो सकती है, तो हाई डिनोमिनेशन के वेट जो होते थे वो डेसिमल सिस्टम में होते थे। अब बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम में आपको एक लंबा एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम फिलहाल ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते। आप सीधा याद रख लीजिए कि लो डिनोमिनेशन के वेट्स बाइनरी सिस्टम में बने होते थे और हाई डिनोमिनेशन के डेसिमल सिस्टम में बने होते थे। स्मॉलर वेट्स का यूज़ वो शायद ज्वेलरी के लिए करते होंगे, बिकॉज ज्वेलरी या बीड्स होते हैं ना, वो बिल्कुल कुछ ग्राम होंगे, माइक्रोग्राम्स होंगे ना, तो भी उनकी बड़ी कीमत होती है, तो उसके लिए लो डिनोमिनेशन होती थी। और गेहूं या पत्थर जैसी कोई चीज़ उसका वजन करना है तो हाई डिनोमिनेशन डेसिमल सिस्टम हो जाएगा। प्लस हमें वहाँ पर मेटल के स्केल पेन्स भी मिल चुके हैं। स्केल पेन का मतलब तराजू, एक तराजू होता है जिसके दो तरफ पलड़े होते हैं जिनसे वजन किया जाता है। हमें ऐसे मेटल के बने हुए स्केल पेन्स वहाँ मिल चुके हैं, जिससे प्रूव होता है कि वो लोग वेट्स को जानते थे। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है प्रीस्ट किंग। हमें वहाँ पर खुदाई के दौरान इस प्रकार की आपको जैसी दिख रही है ना, ऐसी एक मूर्ति मिली। अब ये जो मूर्ति है पत्थर की बनी हुई है, थोड़ी बहुत तो ये डैमेज हो गई थी जब तक हमें मिली, और हमने इसको नाम दिया प्रीस्ट किंग। ये प्रीस्ट किंग क्या है, कैसा है, देखिए क्वेश्चन बहुत शॉर्ट क्वेश्चन मान लेते हैं हम इसको। प्रीस्ट किंग वॉज ए ब्रॉन्ज स्टैचू दैट वॉज फाउंड इन हड़प्पा। ये पत्थर का नहीं, ये ब्रॉन्ज का बना हुआ एक स्टैचू है जो हमें वहाँ पर मिला था, और इसको हम प्रीस्ट किंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने मिसोपोटामिया को भी स्टडी किया हुआ था। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पॉइंट वो ये है कि हम लोग आज तक ये नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा में रहने वाले लोगों में किंग्स हुआ करते थे क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो लीडर होता था या अपने आप को राजा कह सकता था या कबीले का सरदार होता था, क्या कोई अथॉरिटी कोई पर्सन थी या नहीं थी, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन फिर भी हमारा आइडिया है कि शायद ऐसा कोई तो रहा करता होगा ना जो सबका लीडर हो। तो जब हमें ये मूर्ति मिली तो हमने इसको नाम दे दिया प्रीस्ट किंग। ये एक्चुअली किंग नहीं है, हम नहीं जानते किंग है या नहीं है, बट हमने इसको नाम दिया। क्यों? बिकॉज इंडिया में जो आर्कियोलॉजिस्ट काम करते थे उन्होंने मेसोपोटामिया के एग्जाम्पल देखे हुए हैं। मेसोपोटामिया में भी हमें इस प्रकार के स्टैचू मिले हैं जो सिमिलर दिखते थे, और मेसोपोटामिया में आपको मालूम हो तो टेम्पल टाउन्स हुआ करते थे, तो वहाँ पे किंग्स होते थे और उन किंग वो प्रीस्ट की भूमिका भी निभाते थे। तो चूंकि मेसोपोटामिया के लोगों ने, वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट ने इस प्रकार के स्टैचूज को प्रीस्ट किंग बोला, तो हमको इंडिया में जब ऐसे स्टैचू मिले तो हमने भी उनको प्रीस्ट किंग बोल दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, हमें पैरेलल्स मिले, यानी उनसे मिलती जुलती चीज़ें यहाँ मिली तो हमने उनको भी प्रीस्ट किंग बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वही जो भी हमने डिस्कस किया कि आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एंशिएंट अथॉरिटी एग्जिस्ट करती थी या नहीं, इसको लेकर क्या थ्योरी है। तो देखिए हमें वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी मिली जिससे हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई तो अथॉरिटी रही होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई अथॉरिटी नहीं है, सब लोग एक समान है, उनके बीच में कोई राजा या सरदार नहीं है, तो ये पॉइंट्स नहीं हो पाते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पर हमें जो आर्टिफैक्ट्स मिले उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक रूपता है, सब एक जैसे मिले। इतनी बड़ी हड़प्पन सिविलाइजेशन, इतने सारे नगर, उन सब में जो सील्स थे, वेट्स थी या ब्रिक्स थी, सब एक जैसी थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई तो व्यक्ति है जो वहाँ पर बैठकर ये सब चीज़ें
ये गाइड कर रहा है, जो लोगों को बता रहा है कि किस प्रकार की चीजें बनानी है, वरना सब लोग एक जैसी चीज कैसे बनाएंगे। प्लस हमें जो ब्रिक्स मिली वो यूनिफॉर्म रेशियो की थी पूरे रीजन में। बड़ी कमाल की बात है, सारी ब्रिक्स एक ही साइज की पाई गई। इसका मतलब कि जम्मू से लेकर गुजरात, जम्मू के मांडा जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है हड़प्पा पीरियड की, और गुजरात तक हर जगह पर एक ही साइज की ईंट का पाया जाना यह बताता है कि जरूर इन ईंटों को प्लानिंग से एक जगह पर बनाया गया होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। ऐसा तभी संभव है जब कमांड देने वाला कोई एक व्यक्ति हो, या फिर जो भी सेटलमेंट्स थी उनमें से कुछ सेटलमेंट्स तो ऐसी थी जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर बनी हुई है, जैसे नागेश्वर, बालाकोट। तो कोई तो व्यक्ति है जो इतना समझदार है, जो गाइड कर रहा है, कमांड कर रहा है कि ये सेटलमेंट्स यहां पर बसाओ। कोई राजा जैसा व्यक्ति रहा होगा जिसकी इतनी सोच रही होगी, प्लस वहां पर इतनी सारी लेबर का इस्तेमाल किया होगा उन दीवारों को बनाने के लिए, उन प्लेटफॉर्म्स को बनाने के लिए। तो इतनी लेबर को मोबिलाइज करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, काम देने के लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए और बहुत बड़ा कमांड चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रूव करती है कि लोग अपने आप से इतने कॉम्प्लेक्स डिसीजंस नहीं ले सकते। जरूर कोई लीडर जैसा व्यक्ति रहा होगा जिसने इन सब के लिए लोगों को गाइड किया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चीज़ के ऊपर है। हम मेंशन डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग द प्रेजेंस। वहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी या नहीं थी, कोई किंग जैसा व्यक्ति होता था या नहीं होता, इस बात को समझाओ। अगर मान लीजिए जैसा वो पिछला स्टैचू था ना जो हमें वहां पर मिला प्रीस्ट किंग का, अगर हम उसको एक कंप्यूटराइज इमेज से तैयार करें तो शायद वो कुछ ऐसा दिखता होगा। आप ड्रेस की जब देखोगे वैसा ही फ्लोरल प्रिंट सा, देखिए एक हेडबैंड दिया हुआ है, और ये कुछ व्यक्ति ऐसा रहा होगा। अब ये जो व्यक्ति है, क्या ये उस वक्त कोई राजा था क्या? ये अगर हम जानना चाहते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको लेकर बहुत रिसर्च करी, और उनके सामने 3 प्रकार की थ्योरीज आई, और जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे सब एक सिंगल पॉइंट पर एग्री नहीं हो रहे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है, उनका ओपिनियन है कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर था ही नहीं, सब लोगों का इक्वल स्टेटस होता था। वहां पे रहने वाला हर व्यक्ति एक समान स्टेटस का था, उनमें ना कोई एक राजा है और ना बल्कि कोई और प्रजा है, कोई रूलर्स नहीं होते थे। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि वहां पर एक रूलर नहीं बल्कि बहुत सारे रूलर्स थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि कोई रूलर ही नहीं है, सब लोगों का इक्वल स्टेटस है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि नो सिंगल रूलर बट सेवरल, जैसे मोहेंजोदाड़ो का अलग रूलर है, हड़प्पा का अलग रूलर है। एक थ्योरी ये भी कहती है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट तो ये भी कहते हैं कि ये पूरा का पूरा एक सिंगल स्टेट था, यानी हड़प्पा, मोहेंजोदाड़ो, कालीबंगान, लोथल, ये जितनी भी जगह है, चानुदारो, लोथल, धोलावीरा, ये सब एक सिंगल स्टेट का पार्ट थे, और इनका एक सिंगल कोई किंग भी रहा होगा। तभी तो इतनी प्लानिंग हुई है, तभी तो स्टैंडर्डाइज रेशियो की ब्रिक्स पाई गई है, तभी तो सेटलमेंट्स रॉ मटेरियल वाले हमें मिले हैं। तो ये 3 थ्योरीज है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ग्रुप कहता है कि कोई रूलर ही नहीं था, सब इक्वल थे, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, सब एक समान। एक थ्योरी ये कहती है कि एक नहीं बल्कि बहुत सारे रूलर थे, हर स्टेट का एक रूलर। और एक थ्योरी कहती है कि ये एक अकेला सिंगल राज्य हुआ करता था, पूरा हड़प्पा का क्षेत्र, जिसका कोई एक ही रूलर रहा होगा। तो एक थ्योरी कहती है कोई रूलर नहीं, एक कहता है बहुत सारे रूलर, एक कहता है एक रूलर। तो ऐसे करके ये थ्योरीज प्रचलित है। अब इनमें से कौन सी ट्रू है ये तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजंस फॉर द डिक्लाइन। ये तो हम लोग जानते हैं कि 1900 BC के बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया, डिक्लाइन हो गई थी। अब उसके डिक्लाइन होने के पीछे क्या रीजंस है एग्जैक्टली हम नहीं जानते। इतने खूबसूरत शहर बनाने के बाद लोगों ने अचानक वहाँ पे रहना क्यों छोड़ दिया, क्यों चले गए उस जगह से, उसके क्या कारण है? कुछ कारण हम लोग गैस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा, डिफॉरेस्टेशन यानी वहाँ पे जो जंगल थे काट दिए गए होंगे, हरियाली खत्म हो गई तो लोगों को चले जाना पड़ा, एक्सेसिव फ्लड्स, वहाँ पे बहुत बाढ़ आई होगी, या वहाँ की नदियाँ या तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, शिफ्टिंग हो गई, या सूख गई होगी, या वहाँ पर जो लैंडस्केप थे, घास के मैदान, उनका ओवर यूज़ कर लिया गया, घास नहीं बची, हरियाली नहीं बची, तो इस वजह से वो जगह रहने लायक नहीं रही होगी, तो लोगों ने अचानक उस जगह को छोड़कर चले गए होंगे। अब ये जो रीजंस है ना, इसको लेकर हमें एक डाउट है। वो क्या, देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से या डिफॉरेस्टेशन की वजह से अगर लोग हड़प्पा को छोड़कर गए तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सारे सेटलमेंट्स में एक साथ फ्लड आया हो।
है ना। तो इनमें से कोई भी रीजन जो है वो पूरी सिविलाइजेशन के कोलैप्स होने को नहीं बताता। पूरी सिविलाइजेशन क्यों कोलैप्स हो गई, ये तो कुछ पर्टिकुलर रीजनल चीजें हो सकती है ना, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ऐसा हुआ होगा, पूरी सिविलाइजेशन थोड़ी कोलैप्स हो जाएगी इस कारण की वजह से। तो इनमें से कोई भी हमें इतना अप्रोप्रिएट नहीं लगता। लेकिन एक चीज तो हमें तय लगती है कि जरूर वहां पर पहले कभी स्ट्रॉन्ग रूलिंग एलिमेंट था, कोई एक सिंगल स्टेट, एक राज्य था जो इस सब व्यवस्था को चला रहा था, और जब वो ही खत्म हो गया स्टेट तो धीरे धीरे पूरी सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई होगी। जैसे होता है ना, कभी एक बड़ा राजा है, उसका एक बड़ा राज्य है, सिस्टम है, लेकिन वो राजा किसी बड़े युद्ध में हार जाता है तो उसके बाद में राजा और प्रजा सब खत्म हो जाते हैं, उस जगह को सुनसान छोड़कर वो चले जाते हैं या सब युद्ध में मारे जाते हैं। शायद ऐसा कुछ वहां पर हुआ होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये आपको बुक में दिया गया है, कुछ वर्ड्स है जैसे कि माउंड, स्टेराइल लेयर और स्ट्रेटिग्राफी। ये खुदाई के दौरान जो चीज़ें हमें मिलती है उनसे रिलेटेड टर्म्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं माउंड की। माउंड का मतलब क्या होता है, व्हेन पीपल कंटिन्यू टू लिव इन द सेम प्लेस देयर कांस्टेंट यूज एंड रीयूज ऑफ द लैंडस्केप रिजल्ट्स इन बिल्डअप ऑफ ऑक्यूपेशनल डेब्री। ये वर्ड लिखा है ना, डेब्री, ऑक्यूपेशनल डेब्री, मतलब उस जगह को ऑक्यूपाई किया गया। यानी कि जब लोग किसी जगह पर लगातार रहते जाते हैं, उस जगह पे रहते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको रीयूज करते हैं, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो रोज काम आने वाली होती है, वो वहां पर रह जाती है, उनको माउंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी जंगल में कहीं खुदाई करो, वहां पे आप खुदाई करोगे, वहां पे आपको कोई आर्टिफैक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे कभी कोई इंसान थोड़ी रहा है। लेकिन अगर किसी जगह खुदाई में आपको बहुत सारी इंसानों के द्वारा यूज की हुई चीजें मिलती हैं, है ना, क्योंकि उस जमीन को बार बार लोगों ने यूज लिया है, तो अगर आपको वहां पर उनके ऑक्यूपेशन, उनके वहां पर रहने की वजह से अगर डेब्री मिलता है, सामान, कूड़ा करकट, रिजेक्ट करी हुई चीजें, तो उसको माउंड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्टेराइल लेयर। स्टेराइल लेयर का मतलब क्या है, ऑक्यूपेशंस आर डिटेक्टेड बाय ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट मटेरियल फाउंड इन लेयर व्हिच डिफर फ्रॉम वन एंड इन कलर, टेक्सचर एंड आर्टिफैक्ट्स। द अबैंडन्ड और डेजर्टेड लेयर व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द एब्सेंस ऑफ सच ट्रेसेस। जब आप खुदाई करो तो मान लीजिए आपने खुदाई करी इस जगह के ऊपर, ये मान लीजिए आपका रीजन है। अब आपने जब पहले इतने वाले हिस्से की खुदाई करी तो आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले, फिर आपने इस वाले हिस्से की खुदाई करी तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले, यहाँ आपने खुदाई करी तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर यहाँ पर करी तो फिर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले। अब देखिए, पहले लोग कभी इस लेवल पे रहा करते होंगे तो यहाँ पर उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें छोड़ दी, लेकिन जब इस जगह पर उन्होंने रहना बंद किया तो धीरे धीरे ये मिट्टी में दबती चली गई। तो यहाँ पर आप जब ऊपर से खुदाई करना शुरू करोगे तो यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशनल डेब्री मिला, मतलब यहाँ लोग रहते थे। और इससे कुछ समय पहले हो सकता है इसी जगह पर कुछ लोग और पहले भी रहा करते होंगे, कुछ 100, 500, 1000 साल पहले, उनके द्वारा इस्तेमाल करी हुई चीजें आपको इस लेयर में मिलेंगी। उससे नीचे जाने पर आपको कुछ भी नहीं मिला। तो ये वाला जो बीच में एक लेयर है, इस लेयर को कहते हैं स्टेराइल लेयर, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑक्यूपेशनल डेब्री नहीं पाई गई। मतलब कि जिस पीरियड में इस क्षेत्र में मिट्टी का जमाव हुआ, उस पीरियड में यहाँ कोई नहीं रहता था। अगर कोई रहता तो उनकी इस्तेमाल करी हुई चीजें मिल जाती। इस पीरियड से 500, 1000 साल पहले जब लोग यहां रहा करते थे तो यहां पर ऑक्यूपेशनल डेब्री है, यहां मिला, लेकिन यहां मिला, यहां मिला, यहां नहीं मिला। तो ये बीच वाली जो लेयर है ना, जिसको हम लोग देखते हैं एब्सेंस ऑफ सच मटेरियल, उसको हम स्टेराइल लेयर कर देते हैं। और इसी को स्ट्रेटिग्राफी भी कहा जाता है। देखो, सबसे पहले लोग यहां ऊपर थोड़ी रहते होंगे, लोग यहां सबसे पहले नीचे की ओर रहते थे, है ना। ये लोवेस्ट है, ये ओल्डेस्ट है, और जो ऊपर वाली है ना हाईएस्ट, वो रिसेंट है। देखिए, आप इसको कुछ यूँ समझिए, जब हम रोटियां बनानी शुरू करते हैं तो हम रोटी बनाने के बाद उसको एक रोटी के कटोरदान में रखते हैं। तो जो रोटी सबसे पहले बनती है वो सबसे नीचे होती है, फिर उसके ऊपर रोटियां रखी जाती है। और जो रोटी सबसे ऊपर है ना, वो चपाती जो सबसे ऊपर पाई गई है, वो सबसे पुरानी नहीं है, वो सबसे नहीं है, क्योंकि वो लास्ट में बनी थी, उसको ऊपर ही ऊपर रख दिया हमने। ठीक इसी प्रकार जो लेयर जमीन में सबसे नीचे पाई जाती है वो ओल्डेस्ट होती है। पहले लोग यहाँ रहते थे, फिर इस जगह को छोड़कर गए, फिर कुछ समय बाद मिट्टी भर गई, लोग यहाँ रहने आए, फिर उसके कुछ समय बाद यहाँ रहने आए, फिर उसके कुछ समय बाद यहाँ रहने आए। तो जो लेयर टॉप मोस्ट है वो रिसेंट है, और जो पुरानी है, जो सबसे ओल्डेस्ट है, वो लोवेस्ट में पाई जाएगी। इस प्रकार जब आप लैंड को स्टडी करते हो तो उसको स्ट्रेटिग्राफी कहा जाता है। तो अक्सर जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो स्ट्रेटिग्राफी के बेस पर चलते हैं। और यही आपका अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनेगा। देखिए अब ये क्या कहानी है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अलेक्जेंडर कनिंघम, व्हाई ही कुड नॉट डिस्कवर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब चैप्टर अपने लास्ट वाले टॉपिक्स की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कौन था और हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका क्या संबंध है? देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई था। एएसआई का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक संस्था है जो ब्रिटिश ने इंडिया में बनाई थी। जब इंडिया में मुगल्स खत्म होने पर थे, जब इंडिया में ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश लोग इंडिया की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना चाहते थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक संस्था का निर्माण किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनका काम था इंडिया की सारी हिस्टोरिकल साइट्स, ऐतिहासिक धरोहर जो है हेरिटेज, उसको स्टडी करना, उनको डॉक्यूमेंट करना और उनका रख रखाव करना। आज भी इंडिया की ज़्यादातर पुरानी इमारतें जैसे कि ताजमहल या इस प्रकार के पुराने किले हैं, वो सब एएसआई के अंडर ही आते हैं। तो इस एएसआई को ब्रिटिश ने बनाया था और उस वक्त एएसआई बनने के बाद जिस व्यक्ति को उसकी कमान सौंपी गई थी, जो उसका पहला डायरेक्टर जनरल बना, उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अब अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब अपनी रिसर्च शुरुआत करी, उस वक्त तक हमें हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो के बारे में नहीं पता था। उस वक्त तक इन जगहों की खोज भी नहीं की गई थी, क्योंकि इस जगह को लोग छोड़कर चले गए 1900 बीसी में। उसके बाद से यहाँ पर मिट्टी भरती चली गई और ये पूरी की पूरी जगह मिट्टी के नीचे दब चुकी थी। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि दिखती नहीं थी। लेकिन जब वहाँ पे लोग बहुत समय बाद में रहने के लिए आए, तो उन लोगों को अक्सर खेती करते हुए या खुदाई के टाइम कुछ पुरानी चीज़ें मिल जाती थी, कोई पॉट, कोई सील, इस प्रकार। तो वो लोग भी खुद कंफ्यूज थे कि यार ये वाली जगह तो हमेशा से खाली रही है, तो यहाँ पर इस प्रकार की पुरानी सील्स हमें क्यों मिलती है। तो वो चीज़ें उस वक्त एएसआई के ऑफिस में भेजी जाती थी, अलेक्जेंडर कनिंघम को भेजी जाती थी और कनिंघम का यही काम था ये चीज़ें डिस्कवर करना। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम कभी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज नहीं कर पाया, उसने डिस्कवर नहीं किया। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो जॉन मार्शल आए थे, उनके जमाने में, उनके टाइम पीरियड के दौरान हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम के टाइम में नहीं हुई। उसकी एक वजह क्या थी कि अलेक्जेंडर कनिंघम का यह मानना था कि इंडिया का जो इतिहास है वो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड का है। अर्ली हिस्टोरिक का मतलब है कि वो 6th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी तक के पीरियड में बसा है। देखिए ये कौन सा पीरियड है, मान लीजिए ये एक टाइम स्केल है, ये 1 नंबर साल है, यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पे 2026 के अंदर चल रहे हैं। तो वो क्या मानता था कि 6th सेंचुरी BCE, ये होगा 600 BC, और यहाँ पर 1 नंबर के बाद यहाँ पर आया होगा 400 CE। तो कनिंघम का ये मानना था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 600 BC से 400 CE तक, ये जो 1000 साल का पीरियड है, इस 1000 सालों के अंदर ही इंडिया में नगर बसाए गए हैं। जो भी शहर है वो इस पीरियड में बसे थे और इसको नाम दिया अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबूत के तौर पे चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के अकाउंट्स स्टडी करे। उस वक्त इंडिया में बहुत सारे चाइनीज पिलग्रिम्स आते थे बुद्धिज्म को स्टडी करने, जैसे फाहियान, वेंजेंग, उन लोगों ने अपने जो अकाउंट्स लिखे थे, उन अकाउंट्स के अंदर उन्होंने हमेशा उन्हीं जगहों को विजिट किया जो जगह इस पीरियड के दौरान बसाई गई थी। जैसे कि हो सकता है मगध राज्य रहा होगा, मौर्यन एम्पायर का या गुप्ता एम्पायर का, तो इस पीरियड के दौरान ही जो नगर बसाए गए उन्हीं को स्टडी किया। चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स कभी हड़प्पा वाले क्षेत्र तक तो गए ही नहीं, तो उन्होंने अपने अकाउंट्स में कभी जिक्र नहीं किया कि ऐसी भी कोई जगह इंडिया में है। अब कनिंघम ने उन्हीं को आधार मान लिया, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि इंडिया का इतिहास जो है ना वो 600 BC से 400 CE के बीच ही मिलेगा। इससे अगर पुरानी कोई भी जगह या कोई चीज है तो वो उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा था। तो जब हड़प्पा में सील मिली और वो कनिंघम को मिली, तो वो कभी उसकी वैल्यू को रियलाइज ही नहीं कर पाया, क्योंकि हड़प्पा वाले क्षेत्र जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पे जो चीजें मिली वो इस टाइम पीरियड में फिट नहीं होती। कनिंघम कभी ये जज नहीं कर पाया कि यार ये चीज तो 600 BC से पुरानी है, तो ये हमें क्यों मिल रही है। उसका मानना था कि हड़प्पा वाले क्षेत्र में अगर कोई चीज मिलती है तो वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, वो हमें ऐसे ही गलती से मिल गई, वो वहां होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया का इतिहास तो उसके अकॉर्डिंग शुरू ही 600 BC से हुआ है। हमें जो भी शहर मिले वो सब गंगा वैली के किनारे, गंगा वाले क्षेत्र में इस पीरियड के दौरान के होने चाहिए। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम कभी भी हड़प्पा की डिस्कवरी कर ही नहीं पाया। समझिए आप ये वाला पॉइंट। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अगर वो नहीं कर पाया, कनिंघम के टाइम पीरियड के दौरान अगर हड़प्पा नहीं मिला, तो हड़प्पा कब और कैसे मिला? उसका श्रेय जाता है इन 3 लोगों को।
ये 3 वो आर्कियोलॉजिस्ट है जिनकी वजह से आपका ये चैप्टर बना है। अगर ये नहीं होते तो शायद से आपका सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर बन चुका होता, क्योंकि इन्होंने ही ये सारी चीज़ें डिस्कवर करी थी। सबसे पहले है हड़प्पा नाम का जो टाउन है उसको डिस्कवर किया गया था 1921 में एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसका नाम था दयाराम साहनी, जो कुछ इस प्रकार दिखा करते थे। फिर मोहेंजोदारो अगले साल 1922 में डिस्कवर हुआ, जिसको डिस्कवर किया था आरडी बनर्जी ने, जो कुछ इस प्रकार के दिखा करते थे। और ये दोनों ही इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जिस डायरेक्टर जनरल के अंडर रहकर काम कर रहे थे, वो डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के डायरेक्टर जनरल, जो अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद इंडिया आए, जो ये थे सर जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल है, उनकी टीम में 2 व्यक्ति थे, दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी, जिन्होंने हड़प्पा और मोहेंजोदारो की खोज करी। इन्होंने बहुत मेहनत करी, खुदाई करवाई अपनी टीम से, और इनको ये पूरा का पूरा शहर मिट्टी के नीचे दबा हुआ मिला। तो ये व्यक्ति है जिनकी वजह से आपका ये चैप्टर बना है। अब ये जो जॉन मार्शल है, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। What was the problem encountered by John Marshall's approach and how was it rectified? अब मैं आपको पहले थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ। देखिए, जॉन मार्शल इंडिया का डायरेक्टर जनरल बनकर आया एएसआई में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में अलेक्जेंडर कनिंघम जा चुके थे। अब जॉन मार्शल ने जब ये कमान संभाली तो बहुत होशियार व्यक्ति थे, उन्होंने कनिंघम की तरह एक चीज़ को सुधारा। कनिंघम का मानना था कि 600 बीसी से 400 सीई तक इंडिया की हिस्ट्री को स्टडी करना है, उसका टाइम फ्रेम यही था। जॉन मार्शल का ऐसा कुछ नहीं था, वो हर चीज़ को रेडी था डिस्कवर करने के लिए। तो जॉन मार्शल ने अपनी टीम के साथ हड़प्पा वाले रीजन में बड़े पैमाने पर खुदाई करवाई, जब उनको हड़प्पा और मोहेंजोदारो मिले। अब जॉन मार्शल ने जब खुदाई करवाई ना, तो उसी को ये मिले उसके टाइम पीरियड के दौरान, और यही वो व्यक्ति था जिसने पूरी दुनिया को ये न्यूज़ दी। उसने पूरी दुनिया में ये ऐलान किया कि हमें मोहेंजोदारो से भी पुरानी, या फिर अगर पुरानी ना हो तो भी उसके कंटेम्प्रेरी एक सिविलाइजेशन इंडिया में मिली है। तो जॉन मार्शल was the person who claimed that we have found such a civilization which may be older than Harappa, Mesopotamia also। तो जॉन मार्शल वो व्यक्ति था जिसने ये डिक्लेयर किया था, उसके नाम पर आज तक इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी का नाम है। अब जॉन मार्शल ने एक गलती करी थी, और वो गलती क्या थी? डिस्कवर तो हो गया, फिर वहाँ पे एक्सकवेशंस जब चल रहे थे तो उस पूरे क्षेत्र की खुदाई के दौरान जॉन मार्शल ने एक मिस्टेक की थी। और वो मिस्टेक क्या थी कि जॉन मार्शल जब भी किसी ज़मीन की खुदाई करवाता था तो वो हॉरिजेंटल यूनिट्स में होती थी। देखो इसने लिखा है, ही टेंडेड टू एक्सकवेट अलोंग रेक्टेंगुलर हॉरिजेंटल यूनिट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस जगह की खुदाई करवानी है, ओके, ये उनको हड़प्पा या कोई क्षेत्र मिला। तो अब जॉन मार्शल ने अपने आदमियों को बोला कि तुम यहाँ से शुरू करो और हॉरिजेंटल यूनिट्स में ज़मीन को कट करते जाओ ऐसे। ये एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद में इतनी ही दूरी में अगला हॉरिजेंटल यूनिट है वो कट करना इस प्रकार। फिर उसके बाद में अगला हॉरिजेंटल यूनिट है वो कट करना। उसका ये मानना था जॉन मार्शल का कि इस पूरे हॉरिजेंटल यूनिट में हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे वो ऑब्जेक्ट्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के माने जाएंगे। जैसे इस साल से इस साल के दौरान जो लोग यहाँ पे रहते थे उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स हमें इस क्षेत्र में मिलेंगी। फिर उसके नीचे जाने पर इस हॉरिजेंटल यूनिट में हमें वो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जो इस टाइम पीरियड के होंगे। फिर उसके नीचे, तो वो हॉरिजेंटल यूनिट्स कट किए जा रहा था। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती करी कि उसने ज़मीन की स्ट्रेटिग्राफी नहीं देखी। जैसे अगर मैं यहाँ पर हॉरिजेंटल यूनिट्स कट करता हूँ खुदाई के लिए तो मुझसे गलती हो गई। वो कैसे? ये ज़मीन हॉरिजेंटल थोड़ी है। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो जमीन है ना, इस जमीन के अंदर आप लेयर्स को देखो, वो लेयर्स तो ऐसे टेढ़ी जा रही हैं, कुछ इस प्रकार जा रही हैं। और इसके नीचे वाली ये जो लेयर है, ये लेयर तो बिल्कुल ऐसे ऊपर की ओर चल रही है। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि इस जमीन की बनावट ही कुछ इस प्रकार हुआ करती थी। अब ये हमें कैसे पता चला? आप जमीन की खुदाई करो तो उसमें ना वहां पे जो लेयर्स पाई जाती है मिट्टी की, उनको स्टडी करो, उनको देखो, तो आपको मालूम चलेगा कि एक ही कलर या टेक्सचर की जो लाइंस होती है ना, वो एक टाइम पीरियड की होती है। जैसे मान लो यहां से यहां तक ये जो मिट्टी है ना, ये एक टाइम पीरियड से बिलोंग करती है। फिर उसके बाद में यहां से यहां तक की मिट्टी है, इसका टेक्सचर आप देखोगे, इसी टेक्सचर की, इसी बनावट की मिट्टी जहां जहां पाई जाएगी वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बताएंगी।
अब यहाँ पर जमीन की बनावट ही अपने आप में कुछ इस प्रकार है, जमीन की बनावट ही थोड़ी सी स्लैंटेड है, तो ऐसे में इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि ये जमीन कुछ इस प्रकार है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति रहता है और यहाँ पर जो व्यक्ति रहता है वो एक ही टाइम पीरियड में रहते हैं। हो सकता है ये पहाड़ के ऊपर रह रहा है, ये नीचे रह रहा है, लेकिन बाद में जब ये जगह मिट्टी के नीचे दब गई, तो अब मैं उसके बाद में अगर मैं जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग अगर हॉरिजेंटल यूनिट्स कट करूंगा तो ऑब्वियसली इस व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया सामान मुझे ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा और इस व्यक्ति का इस्तेमाल किया सामान मुझे नीचे मिलेगा। लेकिन सच्चाई तो यह है ना कि ये दोनों एक ही टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते थे, बिकॉज ये एक इस प्रकार ढलान वाली जगह हुआ करती थी। अगर हॉरिजेंटल यूनिट्स में कट करने लगा तो इस व्यक्ति का आर्टिफैक्ट तो मुझे पहले मिल जाएगा, ये बाद में मिलेगा, तो फिर तो टाइम पीरियड को लेकर गलती हो गई। इसको स्ट्रेटिग्राफी को ध्यान में रखने को कहा जाता है। तो हमें कभी भी हॉरिजेंटल यूनिट्स कट नहीं करने होते, हमें ये देखना होता है कि जमीन का कलर और टेक्सचर क्या है, हमें उसकी लेयर्स के अकॉर्डिंग कटिंग करनी चाहिए। नहीं ये लेयर एक तरह की है, एक टाइम पीरियड की होगी, ये लेयर अलग टाइम पीरियड की होगी, क्योंकि ये एक तरह की दिखती है। इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्लासेस में तो मैं इसको बहुत डिटेल में बताता हूँ, लेकिन वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया। तो इसको स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। हॉरिजेंटल यूनिट्स कट नहीं करने चाहिए थे, लेकिन जॉन मार्शल ने क्या किया, उसने उन सब चीज़ों को जो एक हॉरिजेंटल यूनिट में मिली थी उनको एक ग्रुप में एक यूनिट में रख दिया, फिर नीचे वाले हॉरिजेंटल यूनिट में जो चीज़ें मिली उनको अलग ग्रुप में रख दिया। इस चक्कर में टाइम पीरियड को लेकर कंफ्यूजन हो गया। जबकि हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट यहां मिला और जो ऑब्जेक्ट यहां मिला वो एक टाइम पीरियड से बिलोंग करते हुए हो सकते हैं, लेकिन उसने उनको अलग अलग ग्रुप में मान लिया। इस वजह से बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो इररिट्रीवेबली लॉस्ट हो गई, क्योंकि उसने उनकी ग्रुपिंग गलत कर दी, जिस वजह से हम आज तक कंफर्म नहीं बता सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस टाइम पीरियड का होना चाहिए। खैर, जॉन मार्शल के बाद में जो आर्कियोलॉजिस्ट आए थे आर.एम. व्हीलर, उन्होंने इस सिचुएशन को काफ़ी हद तक ठीक कर दिया। आर.एम. व्हीलर ने बाद में स्ट्रेटिग्राफी का ध्यान रखा, माउंट को उन्होंने मैकेनिकली डिग नहीं किया, मैकेनिकली नहीं खोदा, बल्कि हॉरिजेंटल यूनिट्स नहीं बनाकर स्ट्रेटिग्राफी के अकॉर्डिंग लेयर्स कट करी, तब जाकर सही ऑब्जर्वेशंस आने लगी। बट एनीवेज जॉन मार्शल जिस प्रकार का नॉलेज अपने साथ लेकर आया था उन्होंने अपने नॉलेज के हिसाब से काम किया, आर.एम. व्हीलर अलग नॉलेज के साथ में आया था। तो इस प्रकार ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, आप इसको देख लीजिएगा। अब चैप्टर के लास्ट कुछ क्वेश्चंस बाकी है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सील नेम्ड प्रोटोशिवा। वहाँ पर हमें खुदाई के दौरान एक ऐसी सील मिली, आप इस सील को अगर देखेंगे ना तो ये सील है, ये बहुत फेमस आर्टिफैक्ट है। ये जो एक सील है ये बहुत फेमस है, ये हड़प्पा की एक पहचान मानी जाती है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक व्यक्ति है, बैठा है घुटने को मोड़कर, और ये जो है ना एक योगिक पोस्चर है, एक जैसे योगी बैठा करते हैं योग में, उस प्रकार की कुछ मुद्रा लिए हुए है। इसके हाथ अपने घुटनों पर है और इस व्यक्ति ने सर पे कुछ एक बड़ा इलेबोरेट सा हेडगियर पहना हुआ है, कोई ताज जैसा कुछ रहा है, और इसके चारों ओर एनिमल्स है। ये जैसे कोई एलिफेंट लग रहा है, ये कुछ फिश लग रही है, ये और कोई एनिमल्स है, बुल वगैरह। तो ये व्यक्ति घिरा हुआ है जानवरों से और बीच में एक योगिक पोस्चर को लिए बैठा है। तो ये क्या कहानी है देखिए। इस सील का हमने नाम दिया, जब ये हमें मिली हमने इसको नाम दिया प्रोटोशिवा, यानी एक प्रोटोटाइप है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हड़प्पा के लोग शिव भगवान को मानते थे या शिवा के भक्त थे। ये नाम हमने इसलिए दिया बिकॉज हमें और कुछ सूझा नहीं और हमें लगा कि ये शिव हो सकते हैं, इसलिए इसका नाम हमने प्रोटोशिवा दे दिया। अब ये कन्फ्यूजन क्या हुई देखिए। इन सम सील्स ए फिगर शोन सीटेड क्रॉस लेग्ड इन ए योगिक पोस्चर। एक व्यक्ति अपने पैरों को फोल्ड करके क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ है, एक योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है ना, और वो एनिमल से सराउंडेड है। इस सील को हमने प्रोटोशिवा नाम दिया। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ पर पैदा होती है। हमें शायद इसको नाम प्रोटोशिवा नहीं देना चाहिए था, बिकॉज प्रोटोशिवा नाम देने से स्टूडेंट्स और सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये शिव है। लेकिन ये शिव कैसे हो सकते हैं, क्योंकि शिवा इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डीटीज ऑफ हिंदुज्म। ये तो हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक बहुत बड़े देवता हैं, एक भगवान है जिनको हम शिवा कहते हैं। अब कंफ्यूजन कैसे हुई देखिए। अगर ये शिवा हैं तो ये हड़प्पन पीरियड में नोन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट है उसका नाम है ऋग्वेदा। जो 4 वेदास थे, ऋग्वेदा, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनमें से सबसे पुराना जो ऋग्वेद है उसको तो कंपाइल ही 1500 से 1000 बीसी में किया गया था। हड़प्पन पीरियड तो उससे भी पुराना है। जब ऋग्वेदा ही 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी में लिखा गया
तो शिवा पहले कैसे नोन हो सकते हैं? क्योंकि ऋग्वेदा में एक नाम आता है किसी गॉड का, जो नाम था रुद्र, है ना। और ये नाम शिवा के लिए यूज किया गया बाद में, जितने ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं ना 1 मिलेनियम सी के बाद, यानी 1000 नंबर साल के बाद में ब्राह्मणों ने बहुत सारा ऐसा लिटरेचर लिखा जिस लिटरेचर के अंदर एक नाम है शिव। और ये शिव कौन है? इनका शिव का ही एक नाम है रुद्र, जो ऋग्वेदा में भी होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि ऋग्वेदा में जिस व्यक्ति को रुद्र कहा गया है, क्या वो ही शिव है? क्या रुद्र ही बाद में शिवा के नाम से फेमस हो गए? इस बात को लेकर कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि रुद्र को ऋग्वेदा में कभी भी ये नहीं कहा गया कि वो पशुपति हैं। शिव को कहा जाता है पशुपतिनाथ। क्यों? क्योंकि वो पशुओं के पति यानी ओनर है, वो उनके स्वामी है, वो उनके गॉड है। तो शिव को तो पशुपति भी कहा जाता है। लेकिन ऋग्वेदा में जिन रुद्र का नाम आता है उसको तो कभी पशुपति नहीं बोला, तो फिर वो शिव कैसे हुए? इसके अलावा और एक चीज देखिए, ये जो डिस्क्रिप्शन ऋग्वेदा में रुद्र का दिया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन शिवा का बाद में नहीं मिलता। इसलिए हम तो खुद आज तक कंफ्यूज है कि जिसको हम आज शिव कहते हैं, क्या वो ऋग्वेदा में रुद्र के नाम से जाने जाते थे क्या? और अगर ऋग्वेदा से पहले कभी रुद्र का या शिव का नाम ही नहीं आया, तो वो सील जो हड़प्पा में मिली वो शिव कैसे हो सकती है? क्योंकि शिवा मैक्सिमम ऋग्वेदा में आए हैं सबसे पहले रुद्र के नाम से। मान लो कि वो रुद्र ही शिव है, तो भी ऋग्वेदा से पहले तो उनका कोई जिक्र ही नहीं है। तो ऐसे में ये सील हड़प्पन शिव है, तो हम इसका नाम शिवा कैसे रख सकते हैं? जबकि रुद्र नाम ही इतना लेट आया, तो अभी से हमने इसको नाम शिवा दे दिया। ये कुछ कंफ्यूजन है। खैर, ये कंफ्यूजन बनी रहेगी, लेकिन हमें लगा कि चूंकि हमने यहाँ पर एनिमल्स को देखा और एनिमल्स होते हैं पशुपति के साथ, पशुपति होते हैं शिव, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया प्रोटोशिवा। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अब चैप्टर खत्म होने वाला है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स है जो हमें उस पीरियड के मिले थे, मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। जैसे ये एक मदर गॉडेस है। अब ये एक लेडी का स्टैचू है। हम नहीं जानते कि ये लेडी कोई गॉडेस, कोई देवी है या फिर कोई आम स्टैचू है किसी लेडी का, लेकिन जो अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो भी उनको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता था ना जिसके बारे में उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि ऑब्जेक्ट किसका है, क्यों है, तो वो उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस मान लेते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जो चीज़ आपको पता ना चले ना, उस चीज़ को रिलीजन से जोड़ दो, क्योंकि रिलीजन में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका ओरिजिन हम नहीं जानते। रिलीजन के नाम पर हम लोग कई ऐसी चीज़ें करते हैं जो प्रैक्टिकलिटी से बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में अगर हमें कोई अनफेमिलियर या अनयूजुअल ऑब्जेक्ट मिलता जिसका हमें अर्थ या मतलब ही समझ नहीं आ रहा, तो हम उसको रिलीजियस सिग्निफिकेंस का मान लेते हैं। जैसे हमें ऐसी टेराकोटा फिगरीन्स मिली विमेन की, हमें नहीं पता कि ये औरत क्या है, क्यों है, तो हमने कह दिया यार पता नहीं कौन है, चलो मान लिया कि ये कोई मदर गॉडेस है। जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे उसको रिलीजियस बोल दो और खत्म कर दो मैटर। तो इस प्रकार हमने इनको मदर गॉडेस का रूप दिया। हो सकता है मदर गॉडेस हो, बट वी आर नॉट श्योर। इसी प्रकार हमें देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार की चीज़ें मिली। अब हो सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, ये शिवलिंग हो सकता है, जैसे कि हम आजकल शिवा के लिए यूज़ करते हैं, तो ये लिंगा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है ये किसी व्यक्ति के गेम के पासे हो जो यूज़ करते हो, जैसे चौरस खेलने के लिए इस प्रकार के वो ऑब्जेक्ट्स यूज़ किया करते हैं ना, ये वो भी हो सकते हैं। या फिर क्या पता शिवलिंग हो सकता है, ये हम नहीं जानते। और ये एक सील हमें मिली जिसके ऊपर 1 हॉर्न्ड एनिमल है। ये जो भी एनिमल है उसका केवल एक हॉर्न हमें नज़र आ रहा है, मतलब कि यूनी का मतलब 1, तो यूनिकॉर्न का मतलब जिसके सर पे केवल एक सींग हो। अब एक सींग वाला जानवर हमने कभी नहीं देखा, लेकिन हड़प्पा की एक सील पर ये हमें मिला, तो हम इसको आजकल तो यूनिकॉर्न कहते हैं। ये एक मिथिकल एनिमल है, ये सच में है या नहीं है कोई नहीं जानता, लेकिन हड़प्पा की सील पे यूनिकॉर्न होने का क्या इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने यूनिकॉर्न देखा था, या वो यूनिकॉर्न को जानते थे, समझते थे, या यूनिकॉर्न अगर है तो हमें आज क्यों नहीं दिखता? क्या वो एक्सटिंक्ट हो गया या कभी था ही नहीं? ये सब कहानियाँ तो हम नहीं जानते, लेकिन यूनिकॉर्न एक सील पे जरूर पाया गया। अब लास्ट में जाकर कुछ आपको बुक में चीज़ें दी गई हैं जो समझ लीजिए, जैसे कि लिंगा, अभी जो मैंने बोला शिवलिंग, ये क्या होता है? ये एक स्टोन है, पॉलिश्ड स्टोन जो वर्शिप किया जाता है शिवा के सिंबल के तौर पे, तो उसकी डेफिनेशन हमने दे दी। आपकी बुक में एक डेफिनेशन और है चैप्टर के एंड में, शमैन। ये शमैन कौन होता है? शमैन कहा जाता, जैसे कि जो प्रोटो शिवा की सील मिली थी, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि शायद ये शिव नहीं कोई शमैन है। अब शमैन कौन होते थे? वो मैन और विमेन जो ये क्लेम
क्लेम करते हैं कि उनमें मैजिकल और हीलिंग पावर्स हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो ये क्लेम करते हैं कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं या वो भगवान से बातें कर सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, आपको आपका भविष्य बता सकते हैं। ऐसे लोग जो तांत्रिक या इस प्रकार की चीज़ें क्लेम करने वाले, जादू टोना करने वाले लोग होते हैं, उनको शैमन कहा जाता है। तो कई लोगों ने प्रोटो शिवा के लिए भी बोला था कि ये योगिक पोस्चर में बैठा व्यक्ति शायद कोई शैमन रहा होगा। खैर, अब यहाँ पर कुछ ऐसी बुक्स हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान जानी गई थी। इनको लिखने वाली बुक्स का नाम और उनको लिखने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पर दिया गया है। हो सकता है कभी कोई शॉर्ट क्वेश्चन इस पे पूछ ले। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्नस्ट मैके ने लिखी थी। फर्दर एक्सकवेशंस एट मोहेंजोदारो, ये भी अर्नस्ट मैके की लिखी हुई है। मोहेंजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन जॉन मार्शल ने लिखी थी। हड़प्पा 1946 आर.एम. व्हीलर की बुक है। द मिथिकल मैसाकर एट मोहेंजोदारो जी.एफ. डेल्स की लिखी हुई है। कभी इन पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको एक नज़र देख लीजिए, इनको याद रखिएगा। इस चैप्टर को मैंने मोस्टली एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ ऐसा पोर्शन है जो शोर्ट्स में लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ नहीं डाला है, बिकॉज मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट बुक के चारों चैप्टर्स के जितने भी शोर्ट्स हैं उनके लिए एक अलग वीडियो सेपरेटली बनेगा। इसमें जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनते हैं वो सब मैंने इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं, तो आप इनको देखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दूसरे लोग जो भी आपके साथ हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ये चीज़ डाल दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और बाकी आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत जल्द मैं सेकंड चैप्टर के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।